अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं और उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है। मॉडल वर्ब्स को हम मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं या इसको सिंपली मॉडल्स भी कहते हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 है मॉडल वर्ब्स के ऊपर, और पार्ट 1 का भी ये नेक्स्ट आप कह लें सब पार्ट यानी ए कैटेगरी है, जिसमें हम कैन, कुड, मे और माइट इसको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा इस पे नज़र डालेंगे कि मॉडल वर्ब होता क्या है। ठीक है, देयर आर फ्यू वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर मेन प्रिंसिपल आर ऑर्डिनरी वर्ब टू एक्सप्रेस मीनिंग्स लाइक। पहली तो बात ये है कि ये ऐसे वर्ब होते हैं जो किसी दूसरे वर्ब से पहले यूज होते हैं। दूसरा वर्ब मेन वर्ब जिसे कह सकते हैं, आप प्रिंसिपल वर्ब कह सकते हैं, या इसे आप ऑर्डिनरी वर्ब भी कह सकते हैं। तो उससे पहले ये यूज होते हैं। क्यों यूज होते हैं? मखसूस किस्म के मीनिंग्स को ज़ाहिर करने के लिए। मखसूस किस्म के मीनिंग्स क्या हैं, क्या मफहूम है वो? परमिशन, इजाज़त, पॉसिबिलिटी किसी चीज़ का मुमकिन होना, सर्टेनिटी यानी किसी चीज़ का यकीन होना, एंड नेसेसिटी किसी चीज़ की ज़रूरत होना। तो ये चार जो हैं आपके एक्सप्रेशंस हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए मॉडल वर्ब जो है वो यूज़ होते हैं। Such verbs are called as modal auxiliaries. Modal verbs are models. अब उसमें एग्जाम्पल्स हैं जैसे कैन, गुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ought, etc. Sometimes the verb need and dare are also used like model verbs. अब ये need और dare जो हैं ये आप कह सकते हैं कि हम मॉडल वर्ब इनको नहीं कहते, जैसे हम मे, माइट, कैन, कुड, लेकिन इनके स्पेसिफिक यूजेजेस हैं जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो उस सिचुएशंस के अंदर जो है हम इनको भी मॉडल वर्ब्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो दीज मॉडल वर्ब्स आर ऑफन टर्म्ड एज डिफेक्टिव वर्ब्स। आपने ये किसी जगह पे वर्ड अगर लिखा हुआ देख लें डिफेक्टिव वर्ब्स, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। मॉडल वर्ब्स को हम डिफेक्टिव वर्ब्स भी कहते हैं। डिफेक्ट का मतलब वैसे तो होता है नुकाइस, तो इनमें नुक्स है डेफिनेटली, इसीलिए हम इन्हें डिफेक्टिव वर्ब्स कहते हैं। नुक्स मतलब इनके अंदर, इनके यूज के अंदर लिमिटेशंस हैं, तो इसीलिए हम इनको डिफेक्टिव वर्ब्स कहते हैं, बिकॉज दे आर लिमिटेड इन सब aspects. Firstly, they do not take s in the third person singular. आपको पता है वर्ब जब किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो उसके साथ हम s लगाते हैं या इस लगाते हैं, लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी वर्ब। तो ये इनमें नहीं होता, यानी अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर को भी एक्सप्रेस कर रहे हैं मॉडल वर्ब्स, तो इनके हाथ s नहीं लगेगा। सेकेंडली, दे कैन नॉट बी रिटन इन इन्फिनेटिव और ing फॉर्म। हाँ जी, इनकी ing फॉर्म नहीं होती है और इन्फिनेटिव फॉर्म में भी नहीं ये लिखे जा सकते हैं। जैसे कि हम ये नहीं लिख सकते हैं टू मे, टू कैन, टू माइट, टू कुड, ये आप कहीं नहीं देखेंगे। इसी तरह इनकी आईएनजी फॉर्म भी नहीं होती। जैसे आप अगर कहें मेइंग, कैनिंग, माइटिंग, वुडिंग, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका नहीं हो सकता किसी सूरत में। तो ये इनकी लिमिटेशंस हैं, इनके अंदर आप कह लें कमियां हैं, कोताहियां हैं, नुकाइस हैं, तो इसीलिए हम इनको डिफेक्टिव वर्ब्स कहते हैं। यूज की तरफ आते हैं तो हमारे पास पहली कैटेगरी है कैन, कुड, मे, माइट, इसी को देखेंगे। द मॉडल वर्ब कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी, यानी अहलियत और काबिलियत, यानी आप में कुछ कर सकने की जो एक खसूसियत होती है उसे हम एक्सप्रेस करते हैं कैन से। ही कैन प्ले द मैच, वो मैच खेल सकता है। कैन यू प्ले द मैच, क्या आप मैच खेल सकते हैं? अली कैन राइड अ बाइक, अली बाइक चला सकता है, बाइक की सवारी कर सकता है। कैन यू राइट अ लेटर, क्या आप खत लिख सकते हैं? तो ये इंट्रोगेटिव में भी हो सकते हैं, पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, नेगेटिव में भी हो सकते हैं। तो बेसिकली पॉसिबिलिटी और सॉरी एबिलिटी और कैपेसिटी, ये इनका पहला यूज है, मेनली यूज होता है कैन। उसके बाद है बोथ मे एंड कैन आर आल्सो यूज टू एक्सप्रेस परमिशन, इजाजत को भी एक्सप्रेस करते हैं दोनों ही, मे और कैन। However, the modal verb may is used in somewhat formal expressions. जी, may और can दोनों ही permissions के लिए यूज होते हैं, लेकिन may जो है ये ज्यादा फॉर्मल है can की निस्बत। यानी आप जब may मुखातब कर रहे हैं तो उसमें बेसिकली आप ज्यादा फॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आप कह लें कि जरा तकल्लुफ वाली जब लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें फिर हम may यूज करेंगे। जैसे you can leave no भी हो सकता है, you may leave no भी हो सकता है। तो you can leave no तो ऐसे ही है जैसे आप अपने किसी फ्रेंड को कह रहे हैं यहाँ you can do, आप चले जाएं। और यू में लीव नो, आप अपने किसी सब ऑर्डिनेट को अपने ऑफिस में बैठे हुए अपनी चेयर पे कह सकते हैं यू में लीव नो, यानी अब आप थोड़ा फार्मल हो रहे हैं। ये वैसे भी बाद औक़ात हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रा फार्मल जो है गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं जानबूझ के, तो उसमें भी फिर आप
जो है मे यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें कोई इतनी ज़्यादा ये नहीं है। अगर आप कैन की जगह मे लगा लें, मे की जगह कैन लगा लें, तो इतना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एनीवे ये दोनों परमिशंस के लिए भी यूज़ होते हैं। जैसे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी कैन और मे आई राइड अ बाईसाइकिल, क्या मैं बाईसाइकिल पर सवार हो सकता हूँ। नेक्स्ट है जी, मे इज यूज्ड इन द पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। हाँ जी, अब पहले हमने क्या देखा है, ये जरा ज़हन में रखें, एबिलिटी और कैपेसिटी, अब आ गया परमिशन और अब आ गया पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है मे, लेकिन ये ज़हन में रखना है कि पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर और द वर्ब कैन इज यूज्ड इन द कोरेस्पॉन्डिंग इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। यानी आप जिस पॉसिबिलिटी को अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर मे से एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसी सेंटेंस को जब आपने नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में एक्सप्रेस करना है तो आप मे नहीं यूज करेंगे, आप फिर कैन यूज करेंगे। तो इन शॉर्ट अगर इस बात को हम सम अप करें, इन शॉर्ट मे इज यूज टू एक्सप्रेस पॉजिटिव वेयर एज कैन इज यूज टू एक्सप्रेस नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यानी जब बात आ जाती है पॉसिबिलिटी की, इसको भी ध्यान में रखना है कि जब आप पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर आप किसी चीज का मुमकिन होना इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं या मुमकिन ना होना एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो जो पॉजिटिव है यानी मुमकिन है, तो उसके लिए आप मे, और मुमकिन नहीं है इम्पॉसिबिलिटी के लिए आप कह सकते हैं कि आप यूज करेंगे इंट्रोगेटिव। और नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए नहीं, हाँ जी, नेगेटिव में तो इम्पॉसिबिलिटी आ गई, इंट्रोगेटिव में आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें आप कैन यूज करेंगे। जैसे इट मे बी अ मैच टुमारो, सुबह मैच हो सकता है। ही मे कम टुमारो, वो सुबह आ सकता है। अब ये पॉसिबिलिटी है, अब पॉजिटिव सेंटेंस है तो आपने मे यूज किया। लेकिन जब नेगेटिव आ गया, जैसे इट कैन नॉट बी हैपन, ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता, तो आपने कैन नॉट लगाया, मे नॉट नहीं लगाया। इट मे नॉट बी हैपन अजीब हो जाएगा, ये अच्छा नहीं लगेगा। कैन दिस बी हैपन, क्या ऐसा मुमकिन है, क्या ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इंट्रोगेटिव में भी कैन है। अगर इसी को हम इस तरह से करें, मे दिस बी हैपन, तो सुनने में भी अजीब लगता है और ये सारा एक्सप्रेशन जो है ना खराब हो जाता है। तो वर्ड्स का जो प्रॉपर यूज है ना, जो स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अच्छा लिखने के लिए, अपने एक्सप्रेशन को खूबसूरत बनाने के लिए। अगर आप मे दिस भी हैपन कर लें तो ग्रामेटिकल इसमें एरर तो नहीं, आपको कोई कहेगा कि ये सेंटेंस आपका गलत है, लेकिन इसका जो है ना एक टेस्ट, एक खूबसूरती, एक मेच्योरिटी, वो खराब हो जाएगी। नेक्स्ट है जी, ऑलवेज रिमेंबर व्हेन कैन इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंस इट एक्सप्रेसेस impossibility, whereas when may is used in negative sentence it expresses improbability। ठीक है, तो इसमें अब आप कह सकते हैं कि कैन और मे में ये भी एक बड़ा डिफरेंस है कि जब किसी चीज का बिल्कुल को नामुमकिन हो, ठीक है, नामुमकिन हो, किसी किस्म की कोई शक व शुबात मजीद ना मौजूद हो, एब्सोल्युटली जो है इम्पॉसिबल हो, तो तब आप यूज करते हैं कैन। लेकिन शक शुबा हो थोड़ा सा कि यार हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन ज्यादातर चांस इसी चीज के हैं कि नहीं होगी, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत है अभी भी कि यार शायबा के हो भी सकती है, तो ये आपका जो है इम्प्रोबेबिलिटी, यानी किसी चीज का कह लें कि मुमकिन नहीं है। इम्पॉसिबिलिटी और इम्प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये दोनों मतलब ये है कि एक ही सेंस है इनकी, लेकिन इम्पॉसिबल जरा एक्सट्रीम सेंस में कि वो एब्सोल्यूट है। इम्प्रोबेबिलिटी में ये है कि इसमें आप कह सकते हैं कि गालिब इम्कान है कि नहीं होगा। अब गालिब इम्कान ये है कि नहीं होगा, इट मीन्स के समवॉट पॉसिबल, किसी हद तक इसमें गुंजाइश है। अभी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा एग्जांपल में। ही में नॉट बी अवेलेबल, हो सकता है कि वो अवेलेबल ना हो, यानी इसमें ज्यादा चांस है कि अवेलेबल ना हो। अब इसमें आप कह सकते हैं ही मे बी प्रेजेंट और नॉट, यानी लेकिन 50-50 नहीं होगा, ज्यादा चांस इसी चीज के कि अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसमें होने का, अवेलेबिलिटी का भी चांस है। लेकिन जब आप कह देते हैं ही कैन नॉट बी अवेलेबल, तो इसका मतलब ये ही इज नॉट अवेलेबल एट ऑल, यानी कि वो हरगज जो है वो मौजूद नहीं होगा, एब्सोल्यूट है ये चीज। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी आपको। व्हेन द वर्ब मे इज यूज्ड इन फॉर्मल इंग्लिश इट इज समटाइम्स यूज्ड टू एक्सप्रेस अ विश। फॉर्मल इंग्लिश के अंदर जैसे हम लिखते हैं राइटिंग्स के अंदर, तो उसमें मे जो है ये विश को एक्सप्रेस करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अक्सर आपने देखा हो जब हम कहते हैं अल्लाह करे यार आप, अल्लाह आपकी ज़िंदगी करे, या हम कहते हैं अल्लाह करे यार आप एग्ज़ाम जो है पास कर दें। अब इसमें या जब हम कहते हैं कि अल्लाह करे, या जो भी इंसान के रिलीजन के मुताबिक इंसान जो प्रोनाउंस करता है चीज़ें, तो उसमें हम अब देखें ना, यहाँ फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ यार अल्लाह आपकी ज़िंदगी करे, तो यहाँ पे
ना मैंने अल्लाह का जिक्र नहीं किया, ठीक है, ना लाइफ का जिक्र वैसे हो रहा है। तो अगर कोई बंदा ये कहता है अल्लाह आपकी ज़िंदगी करे, तो ये एक विश है, तो इसको एक्सप्रेस करेंगे मे यू लिव लॉन्ग, यानी अल्लाह करे आप लंबी ज़िंदगी गुजारें। तो यहाँ पे मे जो है ये विश को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब ये बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्ट में है, तो आपने इसको ये नहीं समझ लेना कि ये इंट्रोगेटिव है, बेसिकली ये विश है और इसके अंदर ये साइन जो है, ये साइन भी आप जहन में रखें। जो एक्सक्लेमेटोरी जो होता है साइन, वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ मौजूद होगा इसके एंड पे, ये भी इसकी एक निशानी है। मे यू पास द एग्जाम, अल्लाह करे कि आप एग्जाम जो है उसमें पास हो जाए, और यहाँ पे भी मे स्टार्ट में और एंड पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम आते हैं यूज ऑफ माइट एंड कुड की तरफ। ये मे एंड कैन एंड मे एंड कैन देखा है, माइट एंड कुड जो कि इनकी पास फॉर्म्स हैं। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको जाना पड़ेगा, जो इसका पार्ट बी है उसको देखें। वैसे अगर आप प्ले लिस्ट के अंदर जा रहे हैं तो ये आपको एक ही जगह पे कंबाइंड फॉर्म में भी ये वीडियो अवेलेबल है। अभी बस हम स्टडी कर रहे हैं मॉडल वर्ब्स के टॉपिक को, और इस सिलसिले में ये हमारी सेकंड वीडियो है पार्ट 1B, जिसके अंदर हम कुड एंड माइट जो हमारे मॉडल वर्ब्स हैं इनके यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे। जो पार्ट 1A है उसके अंदर हमने मे एंड कैन का यूज़ देखा था, तो अब हम इनकी पास्ट फॉर्म्स माइट एंड कुड के यूज़ को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि मॉडल वर्ब होता क्या है, तो वो हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको नहीं पता तो आप इसका फर्स्ट वीडियो देखें आप इसी टॉपिक की, तो आपको सारी समझ आ जाएगी। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइट एंड कुड को। द पास्ट फॉर्म्स ऑफ मे एंड कैन आर माइट एंड कुड respectively. They are used in similar ways as may and can but in past tense। जी, तो जिस तरह से कैन एंड मे का यूज़ है बिल्कुल उसी तरह से कुड और माइट का यूज़ है। फ़र्क सिर्फ ये है कि मे और कैन जो हैं ये आपके प्रेजेंट जो है सिचुएशन उसके लिए होते हैं, और कुड और माइट जो है ये इनकी पास्ट फॉर्म्स हैं। अब अगर आपको कैन और मे के यूज़ का प्रॉपर तरीके से समझ नहीं है तो उससे पहले वाला पार्ट देखें, उसमें हमने पहले कैन और मे को समझा है। अब हम जो है कैन से कुड और मे से माइट, तो ये जो चीज़ें हमने पीछे कैन और मे के हवाले से पढ़ी हैं उन्हीं को थोड़ा सा हम टच देंगे, रिपीट करेंगे। यानी ये उसी तरह से इनका यूज़ है, लेकिन पास्ट टेंस में। जैसे ही कुड प्ले द मैच व्हेन ही वाज यंग, जब वो जवान था तो वो मैच खेल सकता था। अब यहाँ पे कुड जो है पास्ट के अंदर किसी की एबिलिटी को, ठीक है, काबिलियत को, सलाहियत को, कैपेसिटी को जो एक्सप्रेस कर रहा है। दे सेड आई माइट या आई कुड लीव देन, तब की बात हो रही है। अब देन जो है ये बेसिकली इम्प्लाइड मीनिंग के अंदर आ रहा है। पास्ट के किसी जो है वाक़े का जिक्र किया जा रहा है, स्टोरी सुनाई जा रही है कि इसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैं जा सकता हूँ। पास्ट में किसी ने उससे कहा, तो देन इसलिए यूज़ किया है। अब यहाँ पे परमिशन आ गई है, इजाज़त। उसके बाद वी थॉट ही माइट कम नेक्स्ट डे, हमने सोचा कि हो सकता है वो अगले दिन आए। हमने सोचा यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो इसलिए ही माइट कम नेक्स्ट डे, माइट आएगा, मे नहीं आएगा, पास्ट में, चूंकि सारा पास्ट में जा रहे हैं। अब ये क्या है, ये पॉसिबिलिटी है, मुमकिन होना। वी वुड फील हैप्पी इफ इट कुड बी हैपन, अगर इस तरह से हो जाता तो हम बड़ा खुश होते। अब ये भी पॉसिबिलिटी में आ गया जी। विदाउट हिज हेल्प दिस कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, उसकी मदद के बगैर ये मुमकिन ना था। तो ये भी आपका पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये सारी चीज़ें एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, ये सब कुछ आपका पास्ट के लिहाज से है, तो इसलिए हमने माइट एंड जो है कुड यूज़ किया है। नेक्स्ट देखें जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, द वर्ब कुड कैन एक्सप्रेस ओनली एबिलिटी टू डू एन एक्ट इन द पास्ट बट कैन नॉट एक्सप्रेस द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट। एंड ये बड़ी समझने वाली बात है कि जो आपका कुड है वो जस्ट एबिलिटी को एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है ना, किसी काम की सलाहियत को, काबिलियत को, काम के करने को एक्सप्रेस नहीं करेगा। यानी जब एक्शन हो गया तो वो परफॉर्मेंस में आ गया। एक्शन के होने को इसने एक्सप्रेस नहीं करना, इसने जस्ट एबिलिटी को एक्सप्रेस करना है कि कोई भी चीज़ है उसमें ये काम करने की काबिलियत या सलाहियत मौजूद है। अब अगर वो काम कर जाती है तो उसे फिर हमने कुड से एक्सप्रेस नहीं करना। एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सो टू एक्सप्रेस एबिलिटी एंड एक्शन, यानी एबिलिटी भी है, एबिलिटी तो है तो एक्शन कर रहा है ना, किसी काम को करने की सलाहियत है तो वो काम करेगा। अब किसी चीज़ के अंदर एबिलिटी भी है कुछ करने की और वो कर भी गुजरती है, यानी एबिलिटी एंड एक्शन, इसे हम कंबाइन करेंगे तो ये आपकी परफॉर्मेंस, ठीक है। उसके लिए फिर हमने बेहतर ये है कि वॉज एबल टू और वर एबल टू यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ कुड। यानी अगर सिर्फ बात होगी एबिलिटी की पास्ट के अंदर तो कुड यूज़ करेंगे। अगर एबिलिटी के साथ एक्शन भी आ गया, यानी परफॉर्मेंस हो रही है, किसी एक्शन के होने को एक्सप्रेस कर रहे हैं आप,
यानी एबिलिटी को भी और एक्शन के होने को भी एक्सप्रेस कर रहे हैं पास में, तो फिर कुड नहीं यूज करेंगे, फिर वॉज एबल टू और वर एबल टू यूज करेंगे। जैसा व्हेन इट वॉज रेन वी वर एबल टू प्ले इंडोर, जब बारिश हो रही थी तो हम अंदर खेल सकते थे, ठीक है ना। वी वर एबल टू प्ले इंडोर, हम अंदर यानी इंडोर गेम जो लोग कर सकते थे। अब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते नॉट वी कुड प्ले इंडोर, यानी अगर इस तरह से हम करेंगे व्हेन इट वाज रेन वी कुड प्ले इंडोर, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस आ गई है, तो यहाँ पे इसलिए हमने वी वर एबल टू प्ले इंडोर, हम अंदर खेलने के काबिल थे। अगर थोड़ी बहुत आपको समझ नहीं आ रही तो परेशान नहीं हुआ, जब आप रिवीजन करेंगे ना इन चीज़ों की, सारे मॉडल वर्ब्स की, तो क्लियर होता जाएगा। शुरू शुरू में ये थोड़ा मुश्किल लगता है, समझने में प्रॉब्लम हो जाती है, और वैसे भी मैंने आपको ये रूल बताया हुआ कि जब आप रेपिटेशन में जाते हैं ना चीज़ों के, तो फिर क्लैरिटी आती जाती है, हर एक रेपिटेशन में कुछ नया आपको समझने में मिलता है। तो इसलिए फर्स्ट जब आप पहली दफ़ा किसी चीज़ को समझ रहे हैं तो बंदे के होते हैं फ़ौरन परेशान हो जाते हैं, ये क्या है, हमें तो समझ नहीं आ रही। भाई आप आहिस्ता आहिस्ता इसको समझते जाएं, फिर रिपीट करें रिपीट करें रिपीट करें, इंशाल्लाह सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, और प्रैक्टिस तो फिर ज़रूरी है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, व्हेन शी बिकेम हेल्थी शी वाज एबल टू गो ऑफिस, जब वो हो गई सेहतमंद, अब सेहतमंद हो गई इसका मतलब अब वो काबिल हो गई है जाने के। तो आप यहाँ पे शी कुड गो ऑफिस, ठीक है, ग्रामेटिकली तो शायद हो सकता है को क्या यार इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक्सप्रेशन के लिहाज से ये कोई अच्छी बात नहीं होगी, शी वॉज एबल टू गो ऑफिस आप करेंगे। नेक्स्ट है होर इफ सच सेंटेंसेस आर यूज्ड इन नेगेटिव फॉर्म्स देन वी मे यूज आइदर कुड और वॉज वर एबल टू। हाँ जी, यही जो एबिलिटी एंड एक्शन यानी जो परफॉर्मेंस वाले सेंटेंसेस हैं, अगर तो ये पॉजिटिव फॉर्म है तो फिर आपने वाज एबल टू और वर एबल टू यूज करना है, आपने कुड यूज नहीं करना। लेकिन अगर ये नेगेटिव सेंस में है यानी परफॉर्मेंस नेगेटिव में जा रही है, तो फिर आपकी मर्जी, आप कुड भी यूज कर सकते हैं और आप जो है वॉज या वर एबल टू भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि व्हेन इट वाज रेन वी कुड नॉट प्ले आउटडोर, जब बारिश हो रही थी तो हम बाहर नहीं खेल सकते थे, ठीक है। अब ये नेगेटिव में आ गया, यहाँ पे था वी कैन प्ले आउट, वी कुड प्ले आउटडोर नहीं, वी कुड प्ले इंडोर नहीं होगा, वी वर एबल टू प्ले इंडोर, यहाँ खेल सकते थे, यहाँ पे खेल नहीं सकते थे, नेगेटिव आ गया तो यहाँ आप कुड भी लगा सकते हैं। अगर आप इस तरह से कर देते हैं व्हेन इट वाज रेन वी वर नॉट एबल टू प्ले आउटडोर, तो ये भी ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी माइट एंड कुड आर आल्सो यूज्ड इन प्रेजेंट टाइम कॉन्टेक्स्ट। हाँ जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब हम स्टूडेंट्स को बताते हैं ना कि जी माइट और कुड जो है ये कैन और मे की पास्ट फॉर्म्स हैं, तो वो बस उनके जहन में बैठ जाती है कि ये पास्ट में यूज होते हैं, ऐसा नहीं है। जो आपका माइट है और कुड है ये प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर यानी प्रेजेंट के सियाक सबाक जो है उनके अंदर भी ये यूज होता है, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि जब स्टूडेंट्स को ये मॉडल वर्ब्स का जब यूज समझ में आ जाता है ना, समझ लें इनको इंग्लिश जो है वो लिखनी आ गई है, समझनी आ गई है। तो ये आपने जी अच्छी तरह से अब समझना है कि माइट और कुड जो है इनको हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं। वो कब करते हैं, क्यों करते हैं हम उनको, टू एक्सप्रेस हेजिटेशन, डिफिकल्टी एंड डिसलाइकिंग। इस बात को फिर समझें कि नॉर्मली कुड एंड माइट जो है ये पास्ट जो है जो सिचुएशन है उसको एक्सप्रेस करेंगे, यानी ऑल्टरनेटिव है मे और कैन का पास्ट टेंस के लिए। लेकिन अगर आप प्रेजेंट के अंदर आप हेजिटेशन, डिफिकल्टी और डिसलाइकिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप माइट और कुड को यूज कर सकते हैं, और ये बड़ा अच्छा लगता है। इन सच सिचुएशंस माइट एंड कुड आर आल्सो यूज्ड एज लेस पॉजिटिव वर्जन ऑफ मे एंड कैन। अच्छा, अब इसमें क्या है कि आप कैसे आप कहेंगे कि जनाब ये मे और कैन की जगह आप माइट एंड कुड यूज कर रहे हैं। देखें प्रेजेंट, फिर इस बात को समझें कि प्रेजेंट के लिए आपने यूज करना है मे कैन को, पास्ट के लिए यूज करना है आपने माइट एंड कुड को। लेकिन प्रेजेंट के अंदर आपको जरा कम इंटेंसिटी की पॉजिटिविटी चाहिए अपनी बात के अंदर, ठीक है। कम इंटेंसिटी की पॉजिटिविटी का मतलब है कि आप बात तो कर रहे हैं लेकिन आप हेजिटेंट हैं, आप हिचकिचा रहे हैं, ठीक है, डिफिकल्ट लग रहा है आपको, या आप किसी चीज को पसंद नहीं कर रहे। यानी कैन और जो मे है इनकी पास्ट फॉर्म तो कुड और माइट है, लेकिन प्रेजेंट फॉर्म के अंदर जो है आप अगर इनको यूज करेंगे तो आप कहेंगे कि ये कैन और माइट की लेस पॉजिटिव डिग्री है, यानी उससे कम दर्जे की पॉजिटिविटी को एक्सप्रेस करेंगे। अभी एग्जांपल्स देखेंगे तो क्लियर होगा आपको। जैसे आई कैन प्ले द मैच, मैं मैच खेल सकता हूँ, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स आई एम एबल टू प्ले द मैच, यानी ये एक पॉजिटिव सेंस है कि जी मैं मैच खेल सकता हूँ, ठीक है। अब जब ये आता है ना आई कुड प्ले द मैच, अब यहाँ पे हेजिटेशन है, नॉट श्योर, यानी लेस पॉजिटिव एंड मोर हेजिटेंट एक्सप्रेशन है ये। इट मीन्स आई कैन प्ले द मैच बट आई शुड नॉट और आई मे नॉट, मैं मैच खेल सकता हूँ
तो लेकिन मुझे खेलना नहीं चाहिए, या मैं मैच खेल सकता हूँ, साथ में सेकेंडरी थॉट भी आ गया कि यार शायद मैं ना खेल पाऊँ या क्या पता नहीं। तो इस तरह से हेजिटेशन जब बंदे के जहन में आती है तो फिर आप कुड लगाएंगे। आई कैन प्ले द मैच, हम कहते हैं आई कैन प्ले द मैच, मैं मैच खेल सकता हूँ। और जब आई कुड प्ले द मैच, मैं मैच खेल सकता हूँ, इसका मतलब ये है कि अभी आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हैं आप अपनी बात पे। मैं मैच खेल सकता हूँ, ठीक है। दूसरा क्या है, मैं मैच खेल सकता हूँ, इट मीन्स कि आप हेजिटेंट हैं थोड़े से, आप फुल कॉन्फिडेंट नहीं है, तो उसके लिए फिर आप कुड यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह इट में रेन टू नाइट, अब ये पॉजिटिव है, आज लगता है कि बारिश होगी, ठीक है ना, आज लगता है कि बारिश होगी, इट में रेन टू नाइट। अगर आप कहें इट माइट रेन टुमारो, अब यहाँ पे टुमारो, अब यहाँ पे माइट आ गया, इसमें हेजिटेशन, लेस पॉजिटिव है। आप कहेंगे हो सकता है कि सुबह बारिश हो जाए। जब ये आप कह रहे हैं इट में रेन टू नाइट, इसका मतलब है लगता है कि आज बारिश होगी। अब ये पॉजिटिव सेंस आ रही है इसमें। जब आप कहते हैं इट माइट रेन टू नाइट ही कर लें, चलें, इट माइट रेन टुमारो टू नाइट, हो सकता है कि शायद आज बारिश हो, तो ये क्या है, ये लेस पॉजिटिव आपकी आ गई। इट मीन्स कि मे एंड कैन की पास्ट फॉर्म है माइट एंड कुड, और प्रेजेंट में हम इनको यूज करते हैं लेस पॉजिटिव जो है इंटेंसिटी को शो करने के लिए, यानी हेजिटेशन को शो करने के लिए। Might is also used instead of may in present context to express a degree of dissatisfaction or reproach। यानी आप आज़ुर्दगी का मुजाहरा करते हैं या गैर मुतमईन होने का मुजाहरा करते हैं और इसमें थोड़ा सा गुस्से का एलिमेंट है किसी ऐसी सिचुएशन में, तो वहाँ पे भी आप मे के बजाय माइट यूज़ करेंगे प्रेजेंट के अंदर। तो अब ये ज़रा समझ लें कि मे माइट जो कुड है उनका प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किस तरह से है कि ये लेस डिग्री को रिप्रेजेंट करेंगे, लेस पॉजिटिव डिग्री को। और दूसरा अकेले हम बात कर रहे हैं माइट की, ये हमने मे की जगह कब यूज़ करना है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जब आप शो करना चाह रहे हैं डिससेटिस्फेक्शन को और रिप्रोच को, यानी आप डांट रहे हैं किसी को, किसी से आप अजुर्दा हो गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप माइट यूज़ करेंगे। जैसे यू माइट कम अ बिट अर्लियर, आप ज़रा पहले भी आ सकते थे, आप कदरे पहले भी आ सकते थे। जैसे आपका कोई दोस्त है या आपका कोई सबऑर्डिनेट है, वो लेट आया है, जानबूझ के लेट आया, तो आप उससे गुस्से से कह रहे हैं कि यार तुम थोड़ा पहले भी आ सकते थे, या आपको थोड़ा पहले आ जाना चाहिए था। तो यहाँ पे आप मे नहीं, यू माइट कम अ बिट अर्लियर, यार आप कितने पहले भी आ सकते थे। इसी तरह ही माइट केयर हिज बिहेवियर अ लिटिल मोर, वो अपने रवैये को थोड़ा सा ख्याल कर सकती थी, या उसे अपने रवैये का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए था। जैसे हम कहते हैं ना, गुस्से से आज़ुर्दगी से बात करते हैं, कि इसमें अब ये होगा ही माइट केयर हिज बिहेवियर अ लिटिल मोर, यार उसे अपने रवैये का ना थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए था। जिस तरह हम गुस्से से बात करते हैं तो उसमें फिर माइट आएगा, मे नहीं आएगा। नेक्स्ट है यूज ऑफ कैन कुड एंड मे माइट फॉर एक्सप्रेशन ऑफ मूड्स। हाँ जी, मूड्स को भी एक्सप्रेस करते हैं जी ये, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं मॉडल वर्ब के टॉपिक को, और इस सिलसिले में ये हमारी फर्स्ट वीडियो का थर्ड पार्ट है, ठीक है। पार्ट 1C है, इससे पहले 2 हो चुके हैं। कैन कुड में माइट को हम स्टडी कर रहे हैं, और इस जो टॉपिक है, ये सब टॉपिक जो है, इसके ऊपर ये थर्ड वीडियो है, जिसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आपके मॉडल वर्ब्स हैं ये डिफरेंट मूड्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अब अगर किसी को मूड्स का नहीं पता तो उसके लिए वो रेलेवेंट वीडियो देख सकता है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया है। To express different moods and feeling, can, could and may, might are also used with perfect infinitive। जी, ये can, could, may, might जो हैं, ये different moods को जो है उसको भी एक्सप्रेस करते हैं, और ऐसा करने के लिए ये perfect infinitive के साथ यूज होती हैं। अभी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये फर्स्ट सेंटेंस है, आलिया इज नॉट प्रेजेंट, वेयर कैन शी हैव गॉन, वो कहाँ जा सकती है। तो अब यहाँ पे एक मूड है, वेयर कैन शी हैव गॉन, ये कोई डेड सेंटेंस नहीं है, या एक पैसिव सेंटेंस नहीं है जी कि वो कहाँ चलेगी। इसमें एक मूड आपका एक्सप्रेस हो रहा है। मूड में बेसिकली, मूड के लिहाज से इसका मीनिंग ये बन रहा है, वेयर इज पॉसिबल शी हैज़ गॉन, वो कहाँ जा सकती है, ठीक है ना। वेयर कैन शी हैव गॉन, वो कहाँ जा सकती है। जैसे हम बात करते हैं कि आलिया मौजूद नहीं है, वो कहाँ जा सकती है, तो एक लहजे में, एक टोन में हमारे चेंज आता है। तो बेसिकली ये मूड जो है ये एक्सप्रेस होता है आपके जो मॉडल वर्ब्स हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आलिया इज नॉट प्रेजेंट, वेयर मे शी हैव गॉन। अब कैन की जगह हमने मे लगा दिया है। अब ये वर्ड चेंज करने से मूड में क्या फ़र्क आ गया है। अगर वैसे एक नज़र से देखें तो मीनिंग इसका सेम ही बन रहा है,
वेयर कैन शी हैव गॉन, वेयर मे शी हैव गॉन, वो कहाँ जा सकती है। दूसरे का भी यही बन रहा है, वो कहाँ जा सकती है। लेकिन कैन की जगह मे लगाने से मूड चेंज हो जाता है। मूड में अब इस मे लगाने से बेसिकली जो इम्प्लाइड मीनिंग दे रहा है सेंटेंस का, जो मफहूम बन रहा है, वो ये है कि यूज ऑफ मे एक्सप्रेसेस अनॉयंस, यानी ये गुस्से को, नाराजगी को, आजुर्दगी को जाहिर करता है जब आप मे लगाएंगे इस तरह से। वेयर एंड वाई शी हैव गॉन, यानी ऊपर वाला जो सेंटेंस है उसमें जो आपको मफहूम बन रहा है कि वेयर इज इट पॉसिबल, वो कहाँ जा सकती है। लेकिन यहाँ पे वेयर एंड वाई शी हैव गॉन जब मे लगा रही तो उस मतलब ये है कि आपको गुस्सा आया और आप पूछें कि वो कहाँ गई है, जब आप गुस्से से कहते हैं। तो जब आप कैन लगा के पूछ रहे हैं तो जस्ट आपको हल्की फुल्की तशवीश है कि यार वो कहाँ जा सकती है आलिया। लेकिन जब आप मे लगा दिया आपने सेंटेंस में तो फिर आपको गुस्सा आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपको अचानक से कोई अर्जेंट काम है उसके साथ, या तो वो आपको नज़र नहीं आ रही, तो आप बड़े गुस्से से कह रहे हैं कि यार वो कहाँ चली गई है, ठीक है ना। तो जैसे हम अमूमन आम लैंग्वेज में गुस्से से कहते हैं अपने छोटों के लिए, बच्चों के लिए, यार वो कहाँ दफ़ा हो गया है, तो उसके लिए फिर हम वेयर मे शी हैव गॉन हम ये यूज़ करते हैं। तो ये मूड आप देख सकते हैं कि चेंज हो जाता है जो हमारा मॉडल वर्ब है उसको चेंज करने से। मजीद एग्जांपल्स देखते हैं। यू कुड हैव चेंज द ऑर्डर, आप जो है ऑर्डर को चेंज कर सकते थे या कर सकते हैं। अब ये इस तरह से सिंपल नहीं है कि ये एक पैसिव बात नहीं, बेसिकली यहाँ पे एक इंटेंसिटी है, एक मूड शो हो रहा है। अब यू कुड हैव चेंज द ऑर्डर, इसका मतलब ये है कि बंदा उससे कह रहा है कि आपने ऑर्डर चेंज किया क्यों नहीं, ठीक है ना। अब इसका मीनिंग ये नहीं बन रहा यू कुड हैव चेंज द ऑर्डर, आप ऑर्डर चेंज कर सकते थे, ठीक है ना। इसका मफहूम बेसिकली ये बन रहा है कि व्हाई डिडंट यू चेंज द ऑर्डर, आपने ऑर्डर को क्यों नहीं चेंज किया, ठीक है। इसी तरह अली मे माइट हैव डन दिस टास्क, हो सकता है कि अली ने ये काम किया। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी का एक जो है आंसर नजर आ रहा है, एलिमेंट नजर आ रहा है। पॉसिबली अली हैज डन दिस टास्क, हो सकता है कि अली ने ये काम किया हो। लेकिन अब नीचे वाला सेंटेंस देखें, व्हाई डिड यू प्ले सो केयरलेसली, आप इतना जो है लापरवाही से क्यों खेलें। यू माइट हैव रन अ टेस्ट सेंचुरी, आप एक टेस्ट सेंचुरी कर सकते थे, ठीक है। लेकिन इसमें बेसिकली मूड होगा जब हम बात करते हैं, देखिए लहजे से मफहूम बदल जाता है, जो आपकी टोन होती है उससे मफहूम बदल जाता है। इसी तरह ये वर्ड जो हैं इनका भी जो अल्फाज जो है इनका यूज़ बड़ा केयरफुल होता है, ख़ास करके मॉडल वर्ब्स का आप चेंज करेंगे, जैसे अभी हमने कैन और मे में देखा है, तो उसका जो अगर ट्रांसलेशन है वो सेम बन रही है लेकिन मफहूम जो है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह अब यहाँ पे यू माइट हैव रन अ टेस्ट सेंचुरी, इसका मतलब इसमें मफहूम ये बन रहा है इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट यू डिडंट रन अ टेस्ट सेंचुरी। कहने वाला कह रहा है कि यार बड़ा अफसोस हुआ कि आपने ना सेंचुरी नहीं की, लेकिन उसको वो क्या इस तरह से कहा रहा है कि यू माइट हैव रन अ टेस्ट सेंचुरी, आप सेंचुरी कर सकते थे। व्यूअर्स हम स्टडी कर रहे हैं मॉडल वर्ब्स के टॉपिक को, और इस सिलसिले में ये हमारा सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम शैल, शुड, विल एंड वुड जो ये हमारे मॉडल वर्ब्स हैं इनको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। इस सब टॉपिक को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है आप लोगों की आसानी के लिए। बहरहाल कंबाइंड फॉर्म के अंदर भी ये आपको अवेलेबल होंगी जो कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडल वर्ब होता क्या है। तो इस सिलसिले में हमने बड़ी डिटेल में इस ये जो टॉपिक है हमारा मॉडल वर्ब का, इसकी जो पहली वीडियो है उसके अंदर बात की है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे डायरेक्टली शैल, शुड, विल, वुड की। शैल एंड विल बोथ आर यूज्ड टू एक्सप्रेस प्योर फ्यूचर, जो आपका प्योर फ्यूचर है, यानी एग्जैक्टली आप बात ही फ्यूचर की कर रहे हैं, तो इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम शैल एंड विल को यूज़ करेंगे। हर शैल इज यूज विद फर्स्ट पर्सन क्या है, आई एंड वी, एंड विल इज यूज विद ऑल अदर पर्सन। तो बाकी जो है आई और वी के साथ हम शैल यूज़ करते हैं नॉर्मली, और बाकी जितने भी पर्सन हैं उनके साथ हम विल यूज़ करते हैं। लेकिन बट आई वी विल इज मोर कॉमन देन आई वी शैल, यानी शैल के बजाय हम आई और वी के साथ भी आजकल विल ही यूज़ करते हैं इन मॉडर्न इंग्लिश। टू सम अप टुडे विल इज मोस्टली यूज विद ऑल पर्सन, तकरीबन तमाम पर्सन के साथ आजकल हम जो है विल ही यूज़ करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर जो है हमारा शेल लगता है आई और वी के साथ, विल लगता है बाकी पर्सन के साथ। लेकिन अगर आप आई और वी के साथ भी आप विल लगाएंगे तो वो गलत नहीं होगा, ठीक होगा। मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा ही किया जाता है। इसके अलावा ज़्यादा जोर देने के लिए किसी बंदे की मजबूत इरादे को, मतलब आई या वी जो है मजबूत इरादे को उनके को एक्सप्रेस करना है, तो उसके लिए भी हम विल यूज़ करेंगे। विल बेसिकली एक जो है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, और विल का मतलब भी यही होता है कि उस बंदे का इरादा या ख्वाहिश
आई शैल विल प्ले द मैच, मैं मैच खेलूंगा। अब यहाँ आई के साथ आप शैल भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं। आई शैल विल बी 27 नेक्स्ट ईयर। व्हेन शैल वी प्ले द मैच अगेन, हम दोबारा मैच कब देखेंगे? टुमारो विल बी फ्राइडे, सुबह जुमा होगा। यू विल प्ले दैट मैच नेक्स्ट वीक, आप अगले हफ्ते ये मैच खेलेंगे। तो आप देख सकते हैं विल भी लगा हुआ है और शैल भी लगा हुआ है और ये प्योर फ्यूचर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी जो अभी आने वाले लम्हात हैं उनके अंदर जो कुछ होना है उसके बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट है शैल में आल्सो बी यूज विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन। जी, अब ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। शैल जो हमें पता है हमने सिर्फ आई और वी के साथ लगाना है, किसी और के साथ तो लगाना ही नहीं। लेकिन कुछ खास स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं, ऐसी हैं जिसमें शेल आपका सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ भी यूज हो जाता है। वो कैसे? Where this happen only when we want to indicate a command, promise or threat in a sentence। यानी आप कोई कमांड है, यानी कोई आप हुक्म दे रहे हैं, ठीक है, कोई इंस्ट्रक्शन है, आप वादा कर रहे हैं, यानी पक्का आपने कह लिया कि ये होगा ही होगा, या कोई आप वार्न कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, तो उस सिलसिले में भी आप शेल जो है वो यूज़ कर सकते हैं सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ। नॉर्मली आपने नहीं करना, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में आप कर सकते हैं। ये भी आप एग्जांपल्स दिखाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। यू शैल नॉट गो देयर अगेन, आप वहाँ नहीं जाएंगे। अब ये बेसिकली एक कमांडेड वे में है, यानी जैसे हम किसी को वार नहीं कहते, आइंदा तुमने वहाँ नहीं जाना, ठीक है, कैसे ना, आइंदा तुमने वहाँ नहीं जाना, बड़ा उसके तो ये उसमें इस तरह होगा, यू शैल नॉट, यू विल के बजाय हम शैल लगा देंगे। अच्छा, ही शैल हैव एन इंक्रीज सैलरी नेक्स्ट मंथ, अब पक्की बात है कि उसकी अगले महीने जो है सैलरी बढ़नी है, तो हमने विल के बजाय ही के साथ शैल लगा दिया कि कन्फर्म है कि जी सैलरी बढ़ेगी। यू शैल बी रिग्रेटेड फॉर दिस, अब ये थ्रेट है, आप कह लें वार्न है, यानी कि आप ये जो काम कर रहे हैं ना आपको भुगतना पड़ेगा, ये आपके साथ होना ही होना है। तो इसमें भी आप ये जो थ्रेट कर रहे हैं तो ये यू के साथ हमने शैल लगा दिया। लेकिन ये जस्ट आपको इंफॉर्मेशन के लिए चीज़ें बता रहे हैं, आपने यूज़ नहीं करना, ज़रूरी नहीं कि आप इनको यूज़ करें। ये आपको इसलिए बताई जा रही है कि सामने कोई चीज़ आ जाती है तो आप कंफ्यूज ना हो, या करेक्शन वाले क्वेश्चंस के अंदर भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपके नॉलेज में ये चीज़ें होनी चाहिए। सच यूज ऑफ शैल विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन इज ओल्ड फैशन नाउ एंड इज यूजली अवॉइडेड इन मॉडर्न इंग्लिश। वही वाली बात होगी ना कि हम सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ शैल जो है वो नॉर्मली नहीं लगाते हैं। आप में से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने लगा हुआ देखा भी होगा, तो हमने इसको कोशिश भी करनी है कि हमने इसको यूज़ नहीं करना है शैल को सेकंड एंड थर्ड पर्सन के लिए। लेकिन आपके नॉलेज में होना चाहिए कि जो ओल्ड इंग्लिश है उसके अंदर ये सारा कुछ होता था, और करेक्शन वाले क्वेश्चंस के अंदर आपको इससे वास्ता पड़ सकता है। नेक्स्ट है समटाइम्स विल ऑफ अ पर्सन स्पोकन टू इज आस्क्ड बाय द क्वेश्चन विच शैल आई वी। जी, जब आप किसी बंदे से बात कर रहे हैं, ठीक है, स्पोकन टू, तो अगले बंदे से उस बंदे की मर्जी पूछने के लिए, उसकी विल पूछने के लिए, तो जो क्वेश्चन हमारा होगा उसके अंदर हम आई और जो सॉरी शेल को यूज़ कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन फॉर्म के अंदर हम शेल को यूज़ कर सकते हैं अगले बंदे की, यानी जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी विल पूछने के लिए। एग्जांपल्स देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे शैल आई प्ले द मैच, क्या मैं मैच खेलूंगा? एक्चुअली इसका मीनिंग ये बन रहा है कि आप चाहते हैं कि मैं मैच खेलूं, डू यू वांट मी टू प्ले, ठीक है ना। आप उससे ये नहीं पूछ रहे कि मैं मैच खेलूंगा, भाई ये तो आपको पता होगा ना अगर आप इस तरह से पूछेंगे। बेसिकली आप उसकी विल पूछ रहे हैं कि क्या आप चाहते हैं कि मैं मैच खेलूं, ठीक है, यानी डू यू वांट मी टू प्ले द मैच, तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया, शैल आई प्ले द मैच। इसी तरह विच हाउस शैल वी बाय, हम कौन सा घर खरीदेंगे। तो इसमें बेसिकली आप अगले बंदे की जो है ना वो सजेशन उसकी ले रहे हैं, आप उसकी एडवाइस ले रहे हैं कि ये जनाब हमें घर कौन सा खरीदना चाहिए आपके ख्याल में। वेयर शैल दे स्टे, वो कहाँ रुकेंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप उसकी सजेशन ले रहे हैं या आप उनकी रिकमेंडेशन ले रहे हैं, पूछ रहे हैं किसी से कोई बात। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से भी आपने सेंटेंसेस की सेंस को समझा करें कि कहने वाला बात कहना क्या चाह रहा है, या आप जो मैसेज दे रहे हैं तो आप वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, और उसके लिए आपने ऐसा क्या तरीकाकार यूज़ करना है, सेंटेंस की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है कि एग्जैक्टली जो आप चाह रहे हैं अगले बंदे को वही समझ में आए। तो इसे कहते हैं क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड जो है ना लैंग्वेज की जो प्रोफिशिएंसी यही है कि जो आपके माइंड में चल रहा है अगले बंदे को एग्जैक्टली वो समझ आ जाए कि आप क्या कह रहे हैं, मैसेज पूरा कन्वे हो। ये ना हो कि आप कोई और बात कर रहे हैं अगला बंदा कुछ और परसीव कर रहा है। तो अब ये देखें यहाँ पे बेसिकली आप क्वेश्चन इस तरह से कर रहे हैं, इनका इम्प्लाइड मीनिंग में आप जाएं। जैसे यहाँ स्टार्ट में था शैल आई प्ले द मैच, तो आप यहाँ पे कोई परमिशन नहीं ले रहे उससे, यहाँ पे आप उससे उसकी बेसिकली ख्वाहिश पूछ रहे हैं कि क्या आप चाहते हैं कि मैं मैच खेलूं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में आप एडवाइस ले रहे हैं और उससे नेक्स्ट में आप उसकी रिकमेंडेशन या सजेशन ले रहे हैं।
व्यूअर्स हम स्टडी कर रहे हैं मॉडल वर्ब्स के टॉपिक को और इस सिलसिले में ये हमारा सेकंड पार्ट चल रहा है। सेकंड पार्ट में हम शैल, शुड, विल, वुड को स्टडी कर रहे हैं और इस सब टॉपिक के लिहाज से ये हमारी दूसरी वीडियो है। यहाँ पे लिखा हुआ है बी पार्ट। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो विल एंड शैल है इनके फंक्शंस क्या हैं। फंक्शंस मीन इनका यूज क्या है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मॉडल वर्ब विल इज यूज्ड टू डिनोट, हाँ जी, तीन चीजें हैं जी जिनको डिनोट करता है आपका जो विल है एज एन मॉडल वर्ब। सबसे पहले होता है वोलिशन। वोलिशन कहते हैं शौरी इंतखाब को, यानी डेलिब्रेट सिलेक्शन, यानी आप जानते बूझते हुए सोच समझ के जब किसी चीज को सिलेक्ट करते हैं तो उसको वोलिशन कहते हैं। जैसे कि आई विल बाय दिस हाउस, मैं ये घर खरीदूंगा। अब यहाँ पे विल बेसिकली किस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है। आई, ये जो मैंने ग्रीन में लिखा हुआ है जस्ट ये आपको समझाने के लिए कि इम्प्लाइड मीनिंग बन रहे हैं यहाँ पे विल के। तो आई एम विलिंग टू बाय दिस हाउस, आई विल से मुराद है कि मैं ये घर खरीदना चाहता हूँ। आई विल ट्राई टू रीच ऑन टाइम, मैं टाइम पर पहुंचने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे विल क्या कर रहा है, ये प्रॉमिस को एक्सप्रेस कर रहा है। आई विल से मुराद है आई प्रॉमिस टू, ठीक है, आई प्रॉमिस टू रीच ऑन टाइम। इसी तरह आई विल डू दिस टास्क, अब यहाँ पे डिटर्मिनेशन है तो इसका मतलब यह है कि आई एम डिटर्मिन्ड टू, विल का मतलब बन रहा है यहाँ पे आई एम डिटर्मिन्ड टू डू दिस टास्क। तो इसमें एक चीज आपने जहन में रखनी है, व्हेन विल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन मस्ट बी, इट मस्ट बी स्ट्रेस स्ट्रांगली एज शोन इन द लास्ट सेंटेंस गिवन अबव। जी, जब आप विल जो है उसको यूज किया है डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए तो फिर आपने विल पे स्ट्रेस देना है थोड़ा सा। जैसे आई विल डू दिस टास्क, ठीक है ना, मैं ये काम करूंगा, ठीक है। तो लिहाजा आप देख सकते हैं कि विल जो है ये जो आपका जो वोलिशन है उसको जो है एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट है दी हैबिट विच हैज बिकम अ कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ लोगों की कुछ ऐसी आदत होती हैं जो उनकी आप कह लें उनकी अलामत बन जाती है, उनकी खसूसियात में वो शामिल हो जाती है, यानी कि बहुत पक्की आदत। जैसे रहमान विल सिट आइडल ऑल द टाइम इन क्लास। तो अब इसका जो ट्रांसलेशन है इस सेंटेंस की ये नहीं बनेगी कि तमाम वक्त जो है ना रहमान वो क्लास में नकम्मा या फारग बैठा रहेगा। नो, ये हैबिट को बेसिकली यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है। रहमान विल सिट आइडल ऑल द टाइम इन क्लास, इसका मतलब है कि रहमान क्लास में जो है हर वक्त क्लास में फारग बैठा रहता है, नकुम्मा बैठा रहता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली फ्यूचर को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है यहाँ पे विल। ही विल थिंक अबाउट नथिंग बट मूवीज, वो मूवीज के अलावा किसी और चीज के बारे में नहीं सोचेगा। ये नहीं है, ये गलत है। असल में इसका मतलब ये बन रहा है कि वो मूवीज के अलावा किसी और चीज के बारे में नहीं सोचता, ठीक है। तो ये हैबिट है, लिहाजा यहाँ पे विल जो है फ्यूचर को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। नेक्स्ट है अजम्पशन आर प्रोबेबिलिटी। अजम्पशन यानी आपको राय कायम कर रहे हैं, आपको कंफर्म नहीं पता, आप अज्यूम कर रहे हैं, मफरूजा कायम कर रहे हैं या कोई इम्कान आपको नजर आ रहा है। प्रोबेबिलिटी यानी कोई इम्कान नजर आ रहा है कि यार मेरा ख्याल ऐसा होगा, तो फिर उसके लिए भी आप विल को यूज करते हैं। जैसे दैट विल बी द वॉचमैन वी थिंक, मेरा ख्याल है कि वो वॉचमैन होगा, यानी आपको कंफर्म नहीं पता लेकिन इम्कान है क्योंकि आपको पता है कि वॉचमैन होता है उस वक्त रात को वहां पे खड़ा हुआ। दिस विल बी द मूव इज टॉकिंग अबाउट, आई सपोज, मेरा ख्याल है जिस चाल के बारे में वो बात कर रहा है वो ये होगी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये आप किसी चीज को अज्यूम, ये लिखा हुआ है ना वी थिंक या आई सपोज, इससे नजर आ रहा है कि आप जो है ये सपोज कर रहे हैं। तो जब आप बातचीत कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश के अंदर तो वहां पे वी थिंक या सपोज ना भी लगे तो आपके लहजे की टोन से भी अगले बंदे को पता चल जाता है कि आप को ये बात कंफर्म नहीं है लेकिन जस्ट आप अज्यूम कर रहे हैं। लेकिन लिखा हुआ आपका लिखा हुआ कोई पढ़ रहा है तो फिर उसमें इस तरह के जो हिंट्स हैं जैसे आई सपोज वी थिंक ये आपको बताते हैं कि राय कायम की जा रही है, मफरूजा कायम किया जा रहा है, चीज को अज्यूम किया जा रहा है, एक्चुअल फैक्ट नहीं है। तो फिर इसमें इसके लिए भी आप यूज करते हैं विल को। अच्छा, इसमें विल यू यानी विल यू और आगे इंट्रोगेटिव साइन है, इज यूज टू एक्सप्रेस इन्विटेशन आर रिक्वेस्ट। जब आपने किसी को इनवाइट करना होता है या किसी से आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए हम विल यू लगाते हैं। जैसे विल यू हैव ब्रेकफास्ट, क्या आप ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, इट मीन्स एक्चुअल में इसका ये जो सेंटेंस बन रहा है ना, डू यू वांट टू टेक ब्रेकफास्ट। अब इसमें ब्रेकफास्ट इसका मतलब अब ये ना विल यू हैव ब्रेकफास्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी फ्यूचर की बात कर रहे हैं, नहीं। ऑन द स्पॉट मतलब ब्रेकफास्ट तैयार है, रेडी है और आप उस बंदे से पूछ रहे हैं कि यार आप करना चाहते हैं, यानी प्रेजेंट टाइम में आप पूछ रहे हैं, करंटली उसने सारा सिनेरियो करंट जो टाइम का चल रहा है लेकिन आप उसके साथ विल लगा रहे हैं। बेसिकली ये किस लिए लगा रहे हैं कि उसकी
उसको आप इनवाइट कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डू यू वांट टू टेक ब्रेकफास्ट, तो इसके लिए आप कह रहे हैं विल यू हैव ब्रेकफास्ट। इसी तरह विल यू लैंड मी योर कार, क्या आप मुझे अपनी कार देंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्यूचर में देगा, आप उससे लेने के लिए गए हुए हैं, पूछ रहे हैं, उससे चाबी मांग रहे हैं कार की, और उसमें आप क्वेश्चन कर रहे हैं विल के साथ। तो विल यू लैंड मी योर कार, क्या आप अपनी कार मुझे देंगे, उधार देंगे यानी कि। व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं मॉडल वर्ब्स के टॉपिक को, और इस सिलसिले में ये हमारा सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर हम शैल, शुड, विल, वुड जो हमारे मॉडल वर्ब्स हैं उनको स्टडी कर रहे हैं। और ये जो हमारी सब हेडिंग है शैल, शुड, विल, वुड वाली, इस हवाले से ये थर्ड पार्ट है, यानी ये लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है पार्ट सी है, जिसके अंदर अभी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शुड और वुड का क्या यूज़ होता है। इससे पहले शैल एंड शुड का हमने पहले 2 पार्ट्स के अंदर जो इसका यूज़ देख लिया है। अगर आपको मॉडल वर्ब का नहीं पता तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये जो हमारा टॉपिक है मॉडल वर्ब वाला, इसकी सबसे पहली जो वीडियो है उसके अंदर डिटेल में बताया, लिंक नीचे शेयर कर दिया, आप देख सकते हैं। तो बात कर रहे हैं अगर हम शुड एंड वुड की, तो शुड एंड वुड आर द पास्ट फॉर्म्स ऑफ शैल एंड विल। जी, शैल से शुड एंड विल से वुड, ये यानी शैल और विल की ही पास्ट फॉर्म्स है, उनका यूज भी सेम है शैल एंड विल की तरह, लेकिन फर्क ये है कि ये पास्ट में होगा। They are used in similar way as shall and will, but in past tense. जैसा कि we expected that he should come next day. हमने ये तवक्को की कर रखी थी, ये तवक्को की थी कि वो अगले दिन आएगा। अब यहाँ पे should लगाया हुआ है, लेकिन मोस्टली would होता है। We expected that he would come next day, तो should भी आ जाए तो ये मीनिंग सिमिलर ही है। नेक्स्ट है he told he would play the match next week. उसने बताया कि अगले हफ्ते वो मैच खेलेगा। अब खेलेगा ये अभी के लिहाज से नहीं है कि आप प्रेजेंट में, और जो आपका फ्यूचर है उसके वाले से बात नहीं हो रही। पास्ट के अंदर एक बंदा ने बात बताई है कि वो आगे फ्यूचर में ये काम करेगा, और पास्ट में जब वो बंदा बता रहा है फ्यूचर की, उस पास्ट के हवाले से जो उसका फ्यूचर था, हो सकता है अभी प्रेजेंट में वो आपका पास्ट बन चुका हो, ठीक है ना। तो इस बात को भी आपने ज़हन में रखना है कि ये जो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं ये पास्ट के अंदर ही है, यानी वो वाला पॉइंट जहाँ पे बात की जा रही है और वो वाला पॉइंट जहाँ की बात की जा रही है वो आपके पास्ट में भी हो सकता है, इस वक्त प्रेजेंट में भी हो सकता है, और फ्यूचर में भी हो सकता है। तो आलिया सेड शी वुड डू एक्सरसाइज डेली। आलिया ने कहा कि वो रोजाना जो है वो एक्सरसाइज करेगी। रहमान वुड सिट आइडल ऑल द टाइम इन क्लास। तो अब इसमें इस सेंटेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को समझने में आ जाता है। यहाँ पे बेसिकली हैबिट की बात हो रही है, एक जो ऐसी हैबिट जो बड़ी पक गई हो, करेक्टरिस्टिक जो हैबिट होती है, यानी खसूसियत बन गई हो, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि विल यूज़ करते हैं, तो ये वही है। अगर हम पास्ट हैबिट की बात कर रहे हैं तो विल की जगह वुड लगेगा। तो अब इसमें इसका जो है, जिस बंदे को इस रूल का नहीं पता वो ये इसको ट्रांसलेट इसी तरह से करेगा कि रहमान वुड सिट आइडल ऑल द टाइम इन क्लास। जो है रहमान है वो क्लास में हर वक्त जो है वो फारिग बैठा रहेगा, लेकिन ये इसकी ट्रांसलेशन नहीं बनती। इसकी ट्रांसलेशन बनेगी क्योंकि ये पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये है कि रहमान हर वक्त क्लास में फारिग बैठा रहता था, इसका ये जो है ट्रांसलेशन बनेगी। एक्सप्रेशंस लाइक ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन आर इंडिकेटेड बाय द यूज ऑफ शुड। इन सच केस शुड मे बी यूज्ड विद ऑल पर्सन्स। और ये तो मेरा ख्याल है मोस्टली आपको पता भी होगा कि जो ड्यूटी होती है, जो चीज़ आप पे वाजिब होगी या फ़र्ज हो गया है, ठीक है, ऑब्लिगेशन ड्यूटी, तो इसके लिए हमने शुड का वर्ड यूज़ करते हैं, यानी कि जैसे हम आम लैंग्वेज में कहते हैं कि करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, यू शुड डू इट। तो जैसे वी शुड गो फॉर अ वॉक डेली, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, साइलेंस शुड बी केप्ट, खामोशी को अख्तियार करना चाहिए, ऑनेस्टी शुड बी मेंटेन, जो है ईमानदारी को बरकरार रहना चाहिए, दे शुड ओबे देयर और एल्डर्स, उन्हें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो ये शुड का तो मेरा ख्याल इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, आगे देखें, द मॉडल वर्ब शुड इज यूज्ड टू डिनोट अपोजिशन। हाँ जी, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जो आपका मॉडल वर्ब शुड है, इसे हम सपोजिशन के लिए यानी मफरूज़ा कायम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मफरूज़ा ऐसा होगा जिसके बारे में गालिब इम्कान ये है कि वो ट्रू नहीं होगा। जैसे कि दैट मे नॉट बी ट्रू स्पेशली इन सेंटेंसेस विद क्लॉजेस ऑफ कंडीशन, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर कंडीशनल क्लाज मौजूद है, यानी किसी काम का होना किसी दूसरे काम के ऊपर मुनहसर है, यानी उसके अंदर कोई शर्त का आंसर पाया जा रहा है कि ये काम होगा तो दूसरा काम होगा, ये होगा तो वो होगा, ये नहीं होगा तो वो भी नहीं होगा, या ये नहीं होगा तो वो होगा।
यानी उसमें शर्त है, क्लॉज ऑफ कंडीशन है। तो ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर क्लॉज ऑफ कंडीशन है, तो वहां पे आप एक ऐसी सपोजिशन जिसका गालिब इम्कान है कि वो ट्रू नहीं होगा, उसको एक्सप्रेस करने के लिए शुड यूज करते हैं। एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। जैसे इफ ही शुड बी देयर आई विल नॉट गो। अगर वो वहां पे होता है या अगर वो वहां पे हुआ तो मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। लेकिन इसमें जब बात करने में उसको ये पता है कि गालिब वो बंदा जा रहा है, उसे पता है कि वो नहीं आ रहा, लेकिन वो साथ में आप जैसे तंबीह नहीं होती कि भाई अगर वो हुआ तो मैंने नहीं जाना, ठीक है। हालांकि जा वो रहा है और इस चीज का चांस भी बहुत कम है कि वो होगा जिसकी वो बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक आ जाता है रोज जो है बोलचाल के अंदर इस तरह की सिचुएशन भी। इफ इट शुड रेन मैच विल नॉट स्टार्ट। अगर बारिश हुई तो मैच स्टार्ट नहीं होगा, अगर बारिश होती है तो मैच स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से भी कह सकते हैं। अब बारिश होने का चांस बहुत कम है, मैच स्टार्ट होने जा रहा है। वैसे किसी ने बात कर दी यार मौसम की क्या सूरत हाल है, तो किसी ने कह दिया कि भाई बारिश होती है तो मैच नहीं स्टार्ट होगा, ठीक है। चांस है बारिश का लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, यानी ये लिखा हुआ ना कि उसके ट्रू होने के चांस जो है वो कम है, लेकिन जारी बात है थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी है, तो वो आपने सपोजिशन कायम की है ना। अच्छा, ये तो हो गया इसका स्पेसिफिक जो यूज है। अच्छा, इनमें कुछ मतफरुकात भी हैं इनके इस्तेमाल, यानी मिसलेनियस यूजेस भी हैं इनके। यानी शुड एंड वुड जो है ये इनके कुछ यूजेस हैं, ये आपको समझने चाहिए। अक्सर आपका वास्ता भी इनसे पड़ता रहता है और बाद स्टूडेंट्स को थोड़ा प्रॉब्लम होता है इनको समझने में। जैसे वी शुड या वुड लाइक यू टू जॉइन अस। अब शुड का जो है वर्ड वो बहुत कम यूज होता है। शुड मोस्टली हम ऑब्लिगेशन और ड्यूटी में यूज करते हैं, लेकिन अगर कहीं पे यूज हुआ हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि वुड और शुड का ये ऐसा यूज जो है ये सेम होता है। अब यहाँ पे आप देखें वो कहता है वी वुड लाइक यू टू ज्वाइन अस। हम चाहते हैं कि आप भी हमें ज्वाइन करें या हमारे साथ शामिल हो जाए। हम इस सेंटेंस को इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी वॉन्ट यू टू ज्वाइन अस, वी वॉन्ट यू टू ज्वाइन अस, या वी वुड लाइक यू टू ज्वाइन अस। एक ही इनका ट्रांसलेशन सेम बन रही है, लेकिन ये जो है ना आपका आपने वुड लगाया हुआ वॉन्ट की जगह, तो ये ज्यादा दिखने में भी अच्छा है और ज्यादा पोलाइट लग रहा है। मैंने लिखा भी हुआ शुड एंड वुड आर रेदर मोर पोलाइट देन वॉन्ट। नेक्स्ट देखेंगे, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। क्या आप एक चाय का कप लेना पसंद करेंगे। अब यहाँ पे इस सेंटेंस को इस तरह से भी हम कह सकते हैं, विल यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, वो भी ठीक होगा। डू यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, वो भी ठीक होगा। और ट्रांसलेशन तीनों सेंटेंस की यही बनेगी कि क्या आप चाय का कप लेना पसंद करेंगे, लेकिन ये वुड से खूबसूरती आ गई, ये ज़्यादा पोलाइट लग रहा है। तो ये लिखा भी हुआ है, वुड इज मोर पोलाइट मैनर टू आस्क अ विल एज कंपेयर टू डू आर विल। नेक्स्ट देखें, वुड यू लैंड मी योर कैमरा प्लीज। क्या आप मुझे अपना कैमरा देंगे, थोड़ी देर के लिए उधार देंगे। तो यहाँ पे अगर आप लगा दें विल यू लैंड मी योर कैमरा प्लीज, तो ये भी ठीक है, गलत नहीं है, ट्रांसलेशन भी सेम है, लेकिन वुड जो है उसका अपना एक टेस्ट है, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। यू शुड हैव बीन मोर पंक्चुअल। अच्छा, इस तरह के भी सेंटेंसेस आ जाते हैं, यू शुड हैव मोर पंक्चुअल। तो इसमें अब क्या है, बेसिकली ये आपको बता, एक बंदा है उसने काम सही नहीं किया, तो आप उसको बता रहे हैं कि यार ये काम जो है ना आपको सही करना चाहिए था, या आप इसे मजीद बेहतर कर सकते थे। तो ये उस सेंस में बात हो रही है। यहाँ पे शुड प्लस परफेक्ट इन्फिनिटिव इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ पास्ट ऑब्लिगेशन दैट वाज नॉट फुलफिल्ड। यानी पास्ट के अंदर आपने कोई काम करना था जो ड्यू था आपका करना, आपके लिए जो आपकी ऑब्लिगेशन थी, लेकिन आपने वो नहीं किया, तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम शुड के साथ परफेक्ट इन्फिनिटिव जो है टेंस, इसमें टेंस की जो स्ट्रक्चर है वो यूज करेंगे। अब एक बंदा है वो इसमें जिसको ये कहा जा रहा है ना यू शुड हैव बीन मोर पंक्चुअल, इसका मतलब है कि वो बंदा पास में पंक्चुअल नहीं रहा, ठीक है। पास की बात होगी, 10 दिन 15 दिन साल 2 साल 10 साल का स्पेल था कोई भी, तो उसमें उसको जो है वो पंक्चुअल रहना चाहिए था, लेकिन वो नहीं रहा। तो अब उसका ऑफिसर है या कोई भी बंदा उसे कह रहा है यू शुड हैव बीन मोर पंक्चुअल, आपको मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा मजीद बाकायदा रहने की ज़रूरत थी, रहना चाहिए था, यानी कि आप नहीं रहे। इसी तरह ही शुड बी इन द कॉलेज नो। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, यानी इम्कान है, आपको कंफर्म नहीं पता, बेसिकली इम्कान आप ज़ाहिर कर रहे हैं कि उसे इस वक्त कॉलेज में होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना आई थिंक ही शुड बी इन द कॉलेज, तो वो इसी तरह कि मेरा ख्याल है कि वो कॉलेज में होना चाहिए। इसी तरह आई विश यू वुड हैव वोन द मैच। मेरी ख्वाहिश थी कि आप मैच जीत जाते, ठीक है ना, या आप मैच जीत चुके होते। तो आई विश यू वुड नॉट गो देयर, मेरी ख्वाहिश है कि आप वहां पे ना जाएं। अब यहाँ पे फ्यूचर नहीं आ रहा, बाद लोग वुड को देख के ये समझ लेते हैं कि बात फ्यूचर की हो रही है। मैं आपको पहले भी कहता हूँ कि सेंस में जाया करें चीज़ों की। और वैसे भी यहाँ तो सेंटेंसेस है ना, जब बात किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हो रही होती है, किसी सियाको सबाक के अंदर आप स्टोरी पढ़ रहे हैं, कोई ऐसे पढ़े, तो वो ज़्यादा क्लैरिटी आती है। अकेला सेंटेंस तो लिखा हुआ आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, स्वाय करेक्शन वाले क्वेश्चन के अलावा।
तो जब आप आम रीडिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसमें साथ में कॉन्टेक्स्ट भी है, तो इतना मुश्किल नहीं होता चीज़ों को समझना। लेकिन बात है कि आपने जाना साइंस के अंदर है। तो आई विश यू वुड नॉट गो देयर, इसमें अब ये फ्यूचर की बात नहीं आ रही, ये बात प्रेजेंट की हो रही। बेसिकली मेरी ख्वाहिश है कि आप जो है ना वहाँ पे ना जाए। अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, नीचे वाला सेंटेंस लास्ट देखें रेडिंग के साथ। यूज ऑफ वुड आफ्टर द वर्ड विश इन अ सेंटेंस इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग डिजायर। हाँ जी, जब हमने स्ट्रॉन्ग डिजायर, यानी डिजायर तो है, एक होती है ख्वाहिश, एक होती है बड़ी शदीद ख्वाहिश, यानी बंदा मर रहा है, तड़प रहा है, तो शदीद ख्वाहिश को एक्सप्रेस करने के लिए विश के साथ जो है हम वुड लगा देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें वुड आपको फ्यूचर की तरफ नहीं लेकर जा रहा, ये ख्वाहिश को मजीद स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे यू वुड हैव, अब हैव का मतलब है कि बात पास्ट में चली गई है, ठीक है ना। मेरी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश थी कि आप मैच जीत जाते, या इस तरह से काश, कहता नहीं है काश यार आप कभी मैच जीत जाते ना, ठीक है। तो इस तरह से भी हम इसको इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन ये जो आगे है यहाँ पे हैव नहीं है, तो इसका मतलब हैव नहीं, इसका मतलब मौजूदा की बात हो रही है, फ्यूचर की भी बात नहीं हो रही। आई विश यू वुड नॉट गो देयर, मेरी ख्वाहिश है कि आप ना जाए। अब ख्वाहिश ये आम ख्वाहिश नहीं है, बहुत शदीद ख्वाहिश है, इसीलिए हमने विश के साथ आगे क्या लगा दिए, वुड लगा दिया। व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं मॉडल वर्ब्स के टॉपिक को, और इस सिलसिले में ये हमारा थर्ड पार्ट चल रहा है, जिसके अंदर हम मॉडल वर्ब मस्ट एंड ऑट के यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडल वर्ब है क्या, ये होता क्या है। अगर आपको नहीं पता तो ये जो हमारा टॉपिक है, इसकी सबसे पहली जो वीडियो है उसके अंदर हमने इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल से बात की है कि ये क्या होता है। तो आप इस वीडियो को देखें, आपको सारी समझ आ जाएगी कि मॉडल वर्ब क्या होता है, क्यों हम इसको सीख रहे हैं। लिंक जो है ये मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दिया है। तो बात करें अगर मस्ट एंड ऑट की, तो मस्ट इज यूज टू डिनोट नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन। नॉर्मली हम, आपको पता ही है कि जब हम किसी ऑब्लिगेशन को, किसी ज़रूरत को, कोई वाजबियत है, यानी जिसके अंदर कोई भी ऐसी बात जिसमें वाजबियत का आंसर है, यानी फ़र्जियत का आंसर है, तो उसके लिए हम मस्ट यूज़ करते हैं। जैसे यू मस्ट इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, आपको अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहिए, यानी यहाँ पे अब नेसेसिटी का एलिमेंट आ गया कि इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, हमें अपनी हेल्थ की जो है वो केयर करनी चाहिए। अब इसमें नेसेसिटी भी है और ऑब्लिगेशन भी है, क्योंकि नहीं करेंगे तो कोई भी काम सही नहीं रहेगा। ही मस्ट गो टू सी हर, उसे देखना चाहिए, लाजमी देखने जाना चाहिए। अब यहाँ पे भी ऑब्लिगेशन का भी एलिमेंट आ रहा है, और कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से आप नेसेसिटी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, इट शुड बी नोटेड दैट मस्ट हैज नो पास्ट फॉर्म। ये जहन में रखना है कि मस्ट जो है ना, ये पास्ट की किसी ऑब्लिगेशन के लिए एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि मस्ट की कोई पास्ट फॉर्म नहीं है। मस्ट इज ऑलवेज यूज टू रिफर टू प्रेजेंट आर द नियर फ्यूचर, जो करीब का फ्यूचर है, या मोस्टली प्रेजेंट, या बिल्कुल करीब का फ्यूचर। करीब का फ्यूचर आप कह लें कि प्रेजेंट ही तकरीबन पड़ जाता है, तो उसके लिए आप मस्ट को यूज करेंगे। अगर आप पास्ट की किसी ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन इन द पास्ट, पास्ट फॉर्म ऑफ हैव टू, तो हैव टू की आप पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। अब हैव टू की पास्ट फॉर्म क्या होती है, हैड टू, पता ही हमें। हैड टू यूज इंस्टेड ऑफ मस्ट, एज जैसे यहाँ पे है यू मस्ट इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, आपको अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहिए। अगर यही बात पास्ट की जा रही है, दे हैड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस लास्ट ईयर, उन्हें पिछले साल अपनी परफॉर्मेंस को जो है इम्प्रूव करना चाहिए था, या इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी। अब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते दे मस्ट टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस लास्ट ईयर, क्योंकि पास्ट में ये यूज़ नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इसी तरह अब येस्टरडे आ गया, तो उसका मतलब है पास्ट की बात है। तो वी हैड टू प्ले अ मैच, कल हमें एक मैच खेलना था, या कल हमें एक मैच खेलना पड़ गया, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी अगर हम इस तरह से करेंगे, yesterday we must play a match, तो ये कोई समझ नहीं आएगी, सेंटेंस गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिमिलरली मस्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन ओनली व्हेन इट कम्स फ्रॉम द स्पीकर। और ये बड़ी जरूरी बात है, मस्ट आपने तब यूज करना सेंटेंस में कि जो बात फर्ज की जा रही है, जो नेसेसिटी को या ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस किया जा रहा है, वो बोलने वाले की तरफ से है। स्पीकर जो है वो जो बात कर रहा है, ऑब्लिगेशन भी वही जारी कर रहा है, तो फिर हम मस्ट यूज करेंगे। अगर ये ऑब्लिगेशन स्पीकर की तरफ से नहीं है, किसी थर्ड पार्टी की तरफ से, देखें ना, एक स्पीकर, एक लिसनर है, और एक थर्ड पार्टी है। अब ऑब्लिगेशन अगर स्पीकर की तरफ से आ रही है तो मस्ट यूज करेंगे। अगर ऑब्लिगेशन किसी थर्ड पार्टी की तरफ से है, यानी स्पीकर और लिसनर के अलावा कहीं से आ रही है, तो इट मीन्स कि हम इसमें मस्ट यूज नहीं करेंगे। बट इफ द ऑब्लिगेशन कम्स फ्रॉम समवेयर एल्स, आई अदर देन द स्पीकर,
देन हैव टू इज यूज इंस्टेड ऑफ मस्ट, तो फिर हम मस्ट नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हैव टू यूज करेंगे, जैसा कि हमने ऊपर पास्ट में हैव टू की पास्ट फॉर्म हैड टू को यूज किया। तो इसमें देखें, आई मस्ट गो फॉर अ वॉक, मुझे सैर के लिए जाना चाहिए। अब ये जो ऑब्लिगेशन है, ये स्पीकर ने खुद ही उसका आइडिया है कि उसने ऑब्लिगेशन अपने ऊपर जो है रख ली है, या आप कह लें कि उसने ज़रूरत समझी है कि खुद से ही उसने ज़रूरत समझी है कि उसे सैर पे। तो अब यहाँ पे जो स्पीकर है उसने खुद से ये ज़रूरत समझी है कि मुझे जो है सैर के लिए जाना चाहिए, किसी और ने इसके लिए उसको नहीं कहा। तो यहाँ पे हमने फिर मस्ट लगाया, आई मस्ट गो फॉर अ वॉक, इसका मतलब है इट्स माई ओन आइडिया दैट आई शुड गो फॉर अ वॉक। तो एक नेक्स्ट सेंटेंस देखें, अब आई हैव टू गो फॉर अ वॉक, अब मस्ट नहीं है। अब देखें ना, ये चीज़ होती है, थोड़ी सी बारीकियां होती हैं लैंग्वेज के अंदर। आई मस्ट गो फॉर अ वॉक, इसकी भी ट्रांसलेशन अगर आप करेंगे तो वही है, मुझे सैर के लिए जाना चाहिए। आई हैव टू गो फॉर अ वॉक, इसमें भी जो है इसमें भी यही आ रहा है कि मुझे सैर के लिए जाना चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा डिफरेंट है। जब मस्ट आ गया, इसका मतलब है रेकमेंडेशन किसी के नहीं है, वो खुद से ही उसने सोचा है, उसका अपना ख्याल है कि यार ये काम मुझे करना चाहिए। लेकिन जब हैव टू आ गया, इसका मतलब किसी दूसरे बंदे ने रिकमेंड किया, डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, किसी दोस्त ने कहा है, या कहीं और से रिकमेंडेशन आई। तो समबडी रिकमेंडेड मी टू डू सो, यानी किसी ने मुझे कहा है कि मैं सैर करूं। ये जो रेड इंक में लिखा है ना, जस्ट आपको समझाने के लिए, ताकि आप भूलें नहीं। नेक्स्ट है जी लॉजिकल सर्टेनिटी। अब सर्टेनिटी क्या होता है कि आपको यकीन है किसी चीज़ के होने का। किसी भी चीज़ के होने का यकीन ऐसे तो नहीं हो जाता ना, सामने कोई स्टोरी चल रही होती है, कुछ वजूहात आपके सामने होती हैं जिनकी बेस पे आप कंक्लूड करते हैं कि भाई ये काम होगा ही होगा, कन्फर्म है। तो ये लॉजिकल का वर्ड इसलिए है कि कुछ हालातों वाकयात आपके सामने ऐसे आ रहे हैं जिनसे आप कंक्लूड कर रहे हैं कि भाई ये सर्टन है कि ये काम होगा, तो उसको कहते हैं लॉजिकल सर्टेनिटी। इन अ कन्वर्सेशन इज आल्सो एक्सप्रेस्ड बाय द यूज ऑफ मस्ट। हाँ जी, कोई भी कन्वर्सेशन है जिसमें किसी चीज़ का होना यकीनी हो, लेकिन साथ में उसकी लॉजिक भी पेश की गई हो कि ये यकीनी क्यों है, उसकी रीज़न भी सामने आ गई हो, तो इस तरह की जो सर्टेनिटी होती है उसके लिए मस्ट यू यूज़ करते हैं। एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एज यू हैव बीन थ्रू अ लॉन्ग जर्नी, यू मस्ट बी वेरी हंग्री। ठीक है ना। तो अब इसमें यू मस्ट बी वेरी हंग्री का मतलब ये नहीं कि आपको बड़ा भूखा होना चाहिए, इसका मतलब ये है, मेरा ख्याल है कि आपको भूख लगी होगी। ठीक है ना, मेरा ख्याल में आपको भूख लगी होगी। ये आपको क्यों सर्टन है, क्योंकि ऊपर ये आपने लॉजिक दे दी है, क्योंकि बंदा काफ़ी देर से सफ़र में है, तो सफ़र में अमूमन नहीं खाया जाता या कम खाया जाता है, तो इसलिए अब कंक्लूड कर लिया गया कि कोई बंदा बहुत ज़्यादा सफ़र में था, इसलिए ये सर्टन है बंदे को कि यार उसको भूख लगी होगी। यू मस्ट बी वेरी हंग्री, मेरा ख्याल है कि आपको बड़ी भूख लगी हुई है। ठीक है ना। तो इसमें ये नहीं आपने कह देना कि आपको भूख लगी होनी चाहिए, कुछ लोग जो है इसको इस तरह से भी समझेंगे, यू मस्ट बी वेरी हंग्री, आपको बड़ा भूखा होना चाहिए। तो इसमें बेसिकली ये आपका जो थीम बन रहा है वो ये बन रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा भूख लगी होगी, यानी सर्टन है आपको। तो यहाँ पे यू विल बी हंग्री बिकॉज यू हैव नॉट ईटन सिंस लॉन्ग, तो वही लॉजिक आ गई कि आपने चूंकि काफ़ी देर से नहीं खाया तो डेफिनेटली आप भूखे होंगे। लिविंग इन सच पोल्यूटेड एरिया मस्ट बी वेरी इंजूरियस टू हेल्थ, अगर इस तरह के आप जो है आलूदगी वाले माहौल में रह रहे हैं तो ये सेहत के लिए बड़ा ख़राब है। अब ये सर्टन है आपको, इसके लिए आपने मस्ट लगाया। अब सर्टन क्यों है, क्योंकि आपने साथ में रीज़न दी हुई कि पोल्यूटेड एरिया, जब एरिया आपका पोल्यूटेड है तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ ख़राब होगी। अच्छा, नेक्स्ट आ गया जी मॉरल ऑब्लिगेशन आर डिज़ायरेबिलिटी। अब ये मॉरल ऑब्लिगेशन देखें, हमने पहले बात की है कि ये अब लॉजिकल सर्टेनिटी है या और नेसेसिटी ऑब्लिगेशन। अब मॉरल ऑब्लिगेशन और डिज़ायरेबिलिटी क्या है कि ये अखलाकियात, यानी मुआशरे की तरफ से आपके आप बाउंड होते हैं चंद लिमिट्स, कुछ ऑब्लिगेशन, कुछ फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, ऑफिस की तरफ से, कुछ मॉरल आपकी जो ऑब्लिगेशन है, अखलाकी जो आपके, हम कहते हैं ना कि यार ये हमारा अखलाकी फ़र्ज था, हमने जो आपकी हेल्प की है। ठीक है, तो यानी अखलाकियात या इंसानियत के नाते जो आपके ऊपर काम आपको करना चाहिए, उसे हम कहेंगे मॉरल ऑब्लिगेशन और डिज़ायरेबिलिटी इज़ नॉट एक्सप्रेस बाय मस्ट। यानी आप जब मॉरल ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं, अखलाकियात में जब चले जाते हैं तो फिर मस्ट नहीं यूज़ करना, फिर उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑट टू। ठीक है, यूज इंस्टेड ऑफ मस्ट। तो जैसे वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। अब पेरेंट्स की जो इज्जत करना होता है, ये कोई किसी बंदे ने ना तो हमें रेकमेंड किया है, ना ये कोई और इसमें ऑब्लिगेशन किसी ऑफिस की तरफ से ही आ गई है। ठीक है, ये एक अखलाकी फ़र्ज़ है हमारा कि पेरेंट्स की भाई हमने रिस्पेक्ट करनी है। तो यहाँ पे फिर हम मस्ट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। तो यहाँ पे अगर आप लगा देंगे ना वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, तो ग्रामेटिकली तो फिर भी ठीक होगा, लेकिन एक्सप्रेशन खराब हो जाएगा। और मैं आपको ये भी बात बता दूं, ये आपने बहुत कम यूज़ किया हुआ देखा होगा और बहुत कम आप खुद भी यूज़ करते होंगे। तो ये
इस तरह की चीज़ें जो है ना, जो मैच्योर राइटर है, जो आपकी लिखे हुए को चेक कर रहा है, वो असेस करता है इस चीज़ों को कि बंदे को कितना नॉलेज है। तो यहाँ पे इसके अलावा करेक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें तो फिर इस तरह की वो बारीकियाँ होती ही हैं। वो होता ही इसलिए अरेंज ही इसलिए किया होता है, जो करेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यूज वगैरह, उससे पता चलता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। इसी तरह वी ऑल्सो टू टेक केयर ऑफ आवर रिलेटिव्स, हमें अपने जो रिश्तेदार हैं उनका बड़ा ख्याल रखना चाहिए। अब ये भी मोरल ऑब्लिगेशन है, तो ऑट टू है, वी ऑट टू हेल्प अदर्स, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। यू ऑट टू से प्रेयर रेगुलरली, आपको जो है बाकायदगी से जो है नमाज पढ़नी चाहिए। अब यहाँ पे यू मस्ट प्रेयर रेगुलरली आप कर देंगे, तो यू मस्ट से प्रेयर रेगुलरली, तो वो फिक्रे की सारी सेंस ही जो है ना वो मज़ा ख़राब हो जाएगा आप कहने, तो इसलिए यहाँ पे ऑट टू यूज़ करेंगे। समटाइम्स प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी यानी अमकान आ गया है, ठीक है, अमकान यानी चांस नज़र आ रहा है आपको किसी चीज़ का, कैन आल्सो बी इंडिकेटेड बाई ऑट टू इन एडिशन टू मॉरल ऑब्लिगेशन और डिजायरेबिलिटी। यानी हम बात कर रहे हैं भी ऑट टू की, तो ये मॉरल ऑब्लिगेशन और डिजायरेबिलिटी तो उसने शो करनी ही करनी है, लेकिन इसके साथ ये आपको जो है जो प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ का अमकान है उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज़ हो जाता है। जैसे दिस टेक्निक ऑट टू बी वेरी इंस्ट्रूमेंटल, ये जो हमने अभी टेक्निक या तरीकाकार इस्तेमाल किया है ये बड़ा इसे कारगर होना चाहिए या सूदमंद होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटल। तो यहाँ पे अब ये आपकी जो है इम्कान है कि यार ये हमने अब तरीका नया एक यूज़ किया है, तो अब हमें नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह ना ये कारगर साबित होगा, तो इसके लिए अब ये इम्कान को, प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। इसी तरह पोल्यूशन ऑट टू कम डाउन आफ्टर दीज मेजर्स, अब आपने कुछ इकदाम उठाए हैं पोल्यूशन को कम करने के लिए, और वो इकदाम उठाने के बाद आपको इम्कान नज़र आ रहा है कि नहीं यार अब इससे बेहतरी आएगी, अब जो है ना पोल्यूशन कम हो जाएगी, तो इस प्रोबेबिलिटी को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं फिर ऑट टू, कि पोल्यूशन ऑट टू कम डाउन आफ्टर दिस मेजर्स, यार इन इकदाम के बाद ना पोल्यूशन को कम हो जाना चाहिए, ठीक है, या इस टेक्निक को ना बड़ा कारगर अब जो है सूदमंद साबित होना चाहिए। अभी हम स्टडी कर रहे हैं मॉडल वर्ब्स के टॉपिक को, और उस सिलसिले में ये हमारा फोर्थ पार्ट है जिसके अंदर हम मॉडल वर्ब यूज जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे यूज़ किया जाता है और कौन सी सिचुएशंस में हम इसको यूज़ करते हैं। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मॉडल वर्ब होते क्या हैं। अगर आपको ये बात क्लियर नहीं है तो ये जो हमारा टॉपिक है उसकी वेरी फर्स्ट वीडियो को आप देखें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया गया, उसमें डिटेल के अंदर डिस्क्राइब किया है कि मॉडल वर्ब क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं मॉडल वर्ब यूज्ड की। द ऑक्सिलरी वर्ब यूज्ड टू डिनोट्स अ डिसकंटिन्यूड हैबिट, यानी ये हैबिट को एक्सप्रेस करता है, लेकिन ऐसी जो हैबिट है जो कि छूट गई हो, ठीक है। इसे परसिस्टेंट हैबिट भी इस सेंस में कहेंगे कि एक ऐसी हैबिट है जो कि लगातार जो है वो जो है मतलब कॉन्टिन्यूस ना हो, लेकिन वक्फों से, यानी जब भी आप कोई काम करें तो आप उसी तरह से करें, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे कि परसिस्टेंट जो है ये आपकी हैबिट है। जैसे जैसे देयर यूज टू बी अ ग्राउंड देयर, यहाँ पे कभी ग्राउंड हुआ करता था। वी यूज टू स्टे इन द होटल व्हेन वी वर आउट ऑफ सिटी, हम जब भी शहर से बाहर होते थे तो हम इस होटल में जो है रुका करते थे। वी यूज टू प्ले अ मैच इन लेयर टाइम, फारे वक्त में हम मैच खेला करते थे। तो आप देख सकते हैं कि जो अभी तो नहीं आप मैच खेल रहे या अभी नहीं ठहर रहे, ये एक ऐसी आपको बात बताई गई है पास्ट की जो कि आपकी हैबिट थी और वो इस वक्त आपकी नहीं है, तो इसके लिए आप यूज जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इस सिलसिले में एक अहम बात आपने जहन में रखनी है। It must be noted that used to is an auxiliary verb in formal English, where in colloquial English, did you used to and did not used to usually replaces used to and use not to। यानी फॉर्मल इंग्लिश में हम यूज टू यूज करते हैं, लेकिन आम जो बोल चाल है उसमें आपने जहन में रखना है कि ये जो यूज टू है ये आपका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में ये यूज नहीं होगा, ये सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होगा। ये लिखा भी हुआ है, यूज टू कैन नॉट बी रिटन इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी जब भी आपने किसी डिसकंटिन्यूड हैबिट जो है उसको निगेट करना है या क्वेश्चन फॉर्म में उसको लेकर आ रहे हैं आप, अभी आपको एग्जांपल्स में दिखाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, तो फिर आपने यूज टू और यूज नॉट टू को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में नहीं बनाना। इंट्रोगेटिव के लिए आप डिड यूज करेंगे, डिड यू यूज टू, और जो नेगेटिव है उसके लिए आप यूज करेंगे डिड नॉट यूज टू। जैसे कि वी यूज टू स्टे इन द होटल, हम होटल में ठहरा करते थे। अब यूज्ड यू स्टे इन द होटल, यानी आप इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो ये गलत होगा, ये आपका गलत होगा, मैंने क्रॉस भी कर दी है। तो ये बेसिकली यहाँ पे इंट्रोगेटिव बनाने की कोशिश की गई। आपको पता है इंट्रोगेटिव इस तरह से बनता है कि वर्ब को स्टार्ट में ले आते हैं, तो अब यूज को सामने लेकर आएंगे स्टार्ट में तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे
हमने जब इसको इंट्रोगेटिव में बनाना है तो फिर हम यूज को नहीं लेकर आएंगे, यूज वहीं पे रहेगा, लेकिन डेफिनेटली ये अब यूज बन जाएगा और क्वेश्चन बनाने के लिए हम डिड यूज करेंगे। तो ये गलत है, करेक्ट सेंटेंस हमारा इस तरह से होगा, डिड यू यूज टू स्टे इन द होटल। इसी तरह वेयर डिड यू स्टे, आप कहाँ ठहरे। अब हम नेगेटिव की एग्जांपल देख लेते हैं। वी यूज नॉट टू स्टे इन द होटल, हम होटल में नहीं ठहरा करते थे। ये सेंटेंस बेसिकली गलत है क्योंकि यूज के साथ आप नॉट जो है वो नहीं लगा सकते। तो वी डिड नॉट यूज टू स्टे इन द होटल, हम होटल में नहीं ठहरा करते थे। बेसिकली पास्ट की किसी हैबिट को, जो कि अभी नहीं है, पास्ट की किसी भी हैबिट को, जैसे ठहरा करते थे, किया करते थे, जाया करते थे, इस तरह से एंड पे आ रहा होता है सेंटेंस में, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज्ड जो है उसको यूज करते हैं। लेकिन जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में बनाना है तो फिर हम उसके साथ डिड का सहारा लेंगे और फिर यूज नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी यूज। हम स्टडी कर रहे हैं मॉडल वर्ब्स के टॉपिक को और इस सिलसिले में ये हमारा 5th पार्ट चल रहा है इस टॉपिक का, जिसके अंदर हम एक ऑक्सिलरी वर्ब जो नीड है उसके यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मॉडल वर्ब होता क्या है। अगर आपको नहीं पता तो इस टॉपिक की जो वेरी फर्स्ट वीडियो है इसके अंदर बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। वैसे ये पूरी की पूरी वीडियो टॉपिक जो है एक ही वीडियो की शक्ल में यानी कंबाइंड फॉर्म में कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। जी, तो बात करते हैं हम वर्ब नीड की। द ऑक्सिलरी नीड इज यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। जी, ये किसी ऑब्लिगेशन को, नेसेसिटी को यानी किसी ज़रूरत को या किसी आप कह लें वाजबियत को, फ़र्जियत को एक्सप्रेस करने के लिए ये यूज़ होता है। नीड का मतलब ये होता है ज़रूरत, यानी आप किसी चीज़ को करना चाहिए आपको, तो उसके लिए हम नीड को यूज़ करते हैं। लेकिन नीड जो है इसका यूज़ दो तरह से है, दो इसकी मेजर कैटेगरीज हैं इसके यूज़ के लिहाज से। एक आपका नीड जो है वो यूज़ होता है वर्ब डू के साथ, और एक आपका जो नीड है वो यूज़ होता है विदाउट द वर्ब डू। बट द वर्ब नीड कैन आइदर बी यूज्ड विद डू और विदाउट डू। अच्छा जी, पहले हम इसका देखेंगे विदाउट डू इसका यूज़ है। व्हेन द वर्ब नीड यूज्ड विदाउट डू इट हैज़ नो एस एंड ईडी फॉर्म्स। ठीक है ना, जैसे यूजेस या सॉरी नीड्स और नीडेड, यानी नीड्स और नीडेड जो है ये कहीं भी आप इसको नहीं देखेंगे जब ये डू के बगैर यूज हुआ है। यानी जब आप डू से मुराद है इसकी कोई भी डू की फॉर्म हो सकती है ना, डिड भी हो सकता है अगर पास्ट की बात करें। तो अगर आपका जो वर्ब नीड है ये डू के बगैर यूज हुआ है, यानी सेंटेंस के अंदर अकेला नीड है साथ डू नहीं है, तो फिर इस तरह के सेंटेंसेस में कहीं भी आप नीड्स या नीडेड नहीं यूज होता हुआ देखेंगे। मोreover in such a case it is used with an infinitive without to in negative or interrogative sentences and in sentences that contain semi-negative words like scarcely and hardly। जी, तो दूसरी बात इस सिलसिले में याद करने वाली ये है कि इस तरह के सेंटेंसेस में जहाँ पे ये आपका जो नीड है डू के बगैर यूज हो रहा है, तो जब हमने नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो सेमी नेगेटिव है। सेमी नेगेटिव मतलब वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कोई चीज़ होती है लेकिन इतनी कम होती है कि ना होने के बराबर हो, जैसे स्कार्सली या हार्डली, बड़ी मुश्किल से, बहुत थोड़ा सा। तो इस तरह के यानी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और जो सेमी नेगेटिव आपके वर्ड्स वाले सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर जब हम यूज़ करते हैं नीड को विदाउट डू, तो फिर क्या होगा कि ये अपने साथ इन्फिनिटिव लेंगे, लेकिन उन इन्फिनिटिव के साथ जो है टू नहीं होगा। ठीक है, जैसे आतिफ नीड नॉट प्ले। ठीक है, तो यहाँ पे अब डू नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप ये कर देंगे ना आतिफ नीड नॉट टू प्ले, तो ये गलत हो जाएगा। और इस तरह की माइनर जो है ना मिस्टेक्स रखी होती हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो करेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज वाले, तो आतिफ नीड नॉट प्ले नहीं ठीक है। अगर यहाँ पे कर देंगे आप आतिफ नीड नॉट टू प्ले तो गलत हो जाएगा, यानी इन्फिनिटिव आपका जो है उसके साथ टू नहीं आएगा क्योंकि इसके साथ डू नहीं है। तो इसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया है, यहाँ पे जो नीड है इट इज़ यूज विदाउट टू, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस आपका इस तरह से होना था, इन प्लेस ऑफ आतिफ डू नॉट नीड टू प्ले, अब यहाँ पे डू है, यहाँ पे नीड के साथ डू आ गया तो यहाँ पे आप टू लगा सकते हैं। यानी या तो आपका सेंटेंस इस तरह से होगा आतिफ डू नॉट नीड टू प्ले, आतिफ को खेलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डू नहीं यूज कर रहे, अकेला नॉट है, तो फिर आपने
टू प्ले नहीं करना, सिंपली प्ले आएगा। उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। यहाँ पे मजीद मैंने एक्सप्लेन किया, दिस सेंटेंस एक्सप्रेसेस दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर आतिफ टू प्ले, यानी ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन के हम यूज़ करते हैं नीड को। इसी तरह सिमिलरली नीड आई गो देयर, अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डू आपने यूज़ नहीं किया, तो लिहाजा यहाँ पे गो से पहले टू नहीं आ रहा। यानी अगर आप कहेंगे नीड आई टू गो देयर, तो ये बहुत बड़ी गलती समझी जाएगी, जो कि एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती है कॉम्पिटेंट स्टूडेंट से। यूज्ड विदाउट टू, अब यहाँ पे टू के बगैर यूज हुआ है एज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ डू आई नीड टू गो देयर। जी, अब मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी। अगर हम इसी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू यूज कर रहे हैं और साथ में फिर नीड है, तो फिर आप टू लगाएंगे। जैसे डू आई नीड टू गो देयर, क्या मुझे वहां जाने की जरूरत है। नीड आई गो देयर, क्या मुझे वहां जाने की जरूरत है। दोनों सेंटेंसेस का जो मीनिंग है वो एग्जैक्टली सेम है, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यानी यहाँ पे आपने डू यूज किया नीड के साथ, तो फिर टू गो होगा, और वहां पे आपने डू नहीं यूज किया तो अकेला गो होगा, इन्फिनेटिव के साथ टू नहीं आएगा। नेक्स्ट है जी, आप सेमी नेगेटिव वर्ड वाला सेंटेंस देख लेते हैं। वी नीड हार्डली टेक दिस मेयर, तो यहाँ पे भी चूंकि डू नहीं है, तो यहाँ पे टेक से पहले टू नहीं है, इन्फिनेटिव जो है वो सिंपली विदाउट टू है। यूज विदाउट टू एज एन अल्टरनेटिव ऑफ वी डू नॉट नीड टू टेक दिस मेयर। अब यहाँ पे चूंकि डू है नेगेटिव बनाने के लिए और नीड भी है, तो इसलिए हमने टेक से पहले टू यानी इसे इन्फिनेटिव फॉर्म में ले लिए, टू टेक दिस मेयर। अच्छा, ये तो हो गया विदाउट टू। अब अगर आप नीड यूज कर रहे हैं विद टू, तो फिर उसमें क्या चेंजिंग आ रहे हैं जी। व्हेन द वर्ब नीड इज यूज्ड विद डू, इट कीप्स द यूजुअल फॉर्म्स नीड्स एंड नीडेड। हाँ जी, ये वाली बात यहाँ पे क्या था कि जब आप विदाउट डू कर रहे हैं तो फिर नीडेड और नीड्स नहीं आएगा। यहाँ पे आप जो है वो डू यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे नीड्स और नीडेड यानी एस और ईडी फॉर्म इसकी होगी। मोर ओवर व्हेन इट इज यूज्ड इन सच अ केस, इट टेक टू विद इंफिनिटिव एज डिस्क्राइब्ड इन द एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑफ अबाउट सेंटेंसेस। यानी जिस तरह से मैंने कहा है कि ये अल्टरनेटिव जो आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये वो वाले सेंटेंसेस हैं जो डू के साथ यूज हुए हैं। तो जब डू आपने यूज कर दी है, तो साथ में क्या होगा, आप इन्फिनिटी जो है टू के साथ यूज करेंगे। यानी आप कह लें कि ये बात रिपीट हो रही है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, और उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गई होगी। When the verb need is used with do, it commonly expresses negative and interrogative sentences। हाँ जी, ये भी बात आपको पता ही है कि जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं बना रहे तो डू आ ही नहीं रहा ना, फिर तो सिंपली वो नीड से हो रहा है मसला हल। हम डू कब लेते हैं, जब हमने नेगेटिव बनाना है, जैसे डू नॉट या डिड नॉट, या जब हमने इंट्रोगेटिव बनाना है तो स्टार्ट में हम सेंटेंस का पहला वर्ड जो डू लिखते हैं या डिड लिखते हैं। तो ये जो आपका डू के साथ आपका जो आ रहा होता है नीड का वर्ड, तो ये कब आप यूज करते हैं, मोस्टली नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए। लेकिन कभी कभार और समटाइम्स इट आल्सो अकर्स इन अफर्मेटिव, तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर भी कभी कभार यूज हो जाता है, लेकिन फॉर द मोस्ट टाइम जो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए यूज होता है। तो अभी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। आतिफ डू नॉट नीड टू प्ले, देखें ना टू आ रहा है। डू आई नीड टू गो देयर, क्या मुझे वहां जाने की जरूरत है। डू वी नीड टू टेक दिस मेयर्स, वी डू नॉट नीड टू टेक दीज मेयर्स, वी नीड टू टेक दीज मेयर्स। अब यहाँ पे अफर्मेटिव आ गया ना, तो यहाँ पे भी आप चूंकि ये आपका कह लें कि जो है ये इसमें इस सेंस में आ रहा है कि यहाँ पे आपने जो है इसके साथ डू लिया है, तो यहाँ पे टेक से पहले टू है। इसी तरह आलिया नीड्स टू बी मोर एफिशिएंट, आलिया को मजीद एफिशिएंट होने की जरूरत है। अब यहाँ पे बी से पहले आप देख सकते हैं टू है, और ये वाली बात भी आप जहन में रखें कि एस और जो है आप यहाँ पे नीड्स आ गया है, यहाँ पे आप एस या ईडी फॉर्म आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आप एस या ईडी फॉर्म जो है हो सकती है। अब इस सारे अगर लेक्चर को हम सम अप करें, तो ये दो सेंटेंसेस का कंपैरिजन आप करें और आपको सारी इंशाल्लाह उम्मीद है कि समझ आ जाएगी। कंपेयर द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूज ऑफ वर्ब नीड। जी, आई डिड नॉट नीड टू गो देयर। अब ये देखें ना, पास्ट की बात हो रही है, तो डू की सेकंड फॉर्म डिड, इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम चूंकि यूज कर रहे हैं डिड को, इसलिए नीड के साथ जो हमने फिर इन्फिनेटिव टू के साथ लिया, टू गो देयर। तो अब इस सेंटेंस का मफहूम क्या बन रहा है, इट मीन्स इट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर मी टू गो देयर एंड आई डिड नॉट गो देयर। अब ये जो सेंटेंस है आई डिड नॉट नीड टू गो देयर, इसका मतलब ये है कि मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं थी। ट्रांसलेशन तो यही बन रही है, लेकिन इसका इम्प्लाइड मीनिंग ये बन रहा है कि मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं थी और मैं गया भी नहीं। नो डाउट यहाँ पे आगे नहीं ये एक्सप्लेन किया गया कि जाने की जरूरत थी, तो जाने की जरूरत तो नहीं थी। बाज़ दफ़ा आप जरूरत के बगैर भी तो कोई काम कर लेते हैं ना, तो जाने की जरूरत नहीं थी, तो इसके बावजूद वो गया या नहीं गया, ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की जा रही। लेकिन
ये जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर बननी है इससे मफहूम समझ में आ रहा है, इम्प्लाइड मीनिंग समझ में आ रहे हैं कि जाने की जरूरत भी नहीं थी और बंदा गया भी नहीं है। नेक्स्ट देखें, आई नीड नॉट हैव गॉन देयर, आई नीड नॉट हैव गॉन देयर। अब यहाँ पे इट मीन्स इट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर मी टू गो देयर बट आई वेंट देयर। अब यहाँ पे जब आई डिडंट नीड टू गो देयर, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं थी, और इम्प्लाइड मीनिंग क्या है कि मैं गया भी नहीं। लेकिन जब आई नीड नॉट, मुझे जाने की जरूरत नहीं थी, हैव गॉन देयर, लेकिन मैं वहां पे चला गया। अब बेसिकली नीड नॉट और जो हैव जो है ये गो दोनों के साथ, यानी डबल मीनिंग, ये यानी एक ही वर्ब के साथ, यानी यहाँ पे लगा तो गो है लेकिन ये दोनों चीजें आ रही हैं कि जरूरत भी नहीं थी लेकिन उसके बावजूद मैं गया भी है। तो लिखा भी है इट मीन्स इट वाज नॉट नेसेसरी फॉर मी टू गो देयर बट आई वेंट देयर। अब यहाँ पे जाने के बारे में नहीं बताया गया लेकिन इंप्लाइड मीनिंग आपको बता रहे हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर की बेस पे आपको पता चल रहा है कि बंदे को जरूरत नहीं थी जाने की लेकिन उसके बावजूद वो चला गया। अभी भी हम स्टडी कर रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब के टॉपिक को, और इस सिलसिले में ये हमारा 6th पार्ट चल रहा है जिसके अंदर हम एक वर्ब देयर को स्टडी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसे कौन सी सिचुएशन में किस तरह से यूज़ किया जाता है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मॉडल वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब होते क्या हैं, और अगर आपको ये नहीं पता तो आपको ये जो टॉपिक है इसका वेरी फर्स्ट पार्ट जो है वो देखना पड़ेगा जिसके अंदर हमने डिटेल के अंदर इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन की है कि ये क्या होते हैं, मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। तो आप उसको देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। अभी हम बात करेंगे डेयर के बारे में। एज एन ऑर्डिनरी वर्ब डेयर मीन्स चैलेंज, however when it is used an auxiliary verb it expresses the meaning of be brave enough to। जी, तो आपको पता है कि एक वर्ब है वो ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पे भी यूज हो सकता है और ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे भी यूज हो सकता है। और अगर ये डेयर आपका ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पे यूज हो, डेयर का अगर हम मफहूम बताएं तो उसका मतलब होता है जुरत, ठीक है ना, जुरत करना या बहादुरी दिखाना। तो अगर ये आप ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पे यूज कर रहे हैं तो फिर ये बेसिकली चैलेंज जो है ना उसके मीनिंग देता है, चैलेंज करना, ठीक है। और अगर आप इसे ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे यूज हो रहे हैं तो फिर ये मफहूम देता है बी ब्रेव एनफ टू, यानी कि इतना जो है वो जुरतमंद होना, इतनी बहादुरी दिखाना या इस कदर बहादुर होना, या सिंपली आप कह सकते हैं कि जुरत करना, बी ब्रेव एनफ टू। तो लाइक द वर्ब नीड देयर में आल्सो बी यूज्ड विद और विदाउट डू। तो जैसे हमने नीड में स्टडी किया था, आपका ये जो वर्ब डेयर है ये भी बिल्कुल उसी तरह ये वर्ब डू के साथ भी यूज होता है और वर्ब डू के बगैर भी यूज होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वर्ब डू बीच में से कहाँ पे आ गया। देखें, जब हमने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो डेफिनेटली हम उसके साथ जो है अमूमन डू इस्तेमाल करते हैं, खास करके प्रेजेंट टेंस के अंदर बल्कि और पास्ट के अंदर। तो यानी प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। तो उसमें जैसे अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो नॉट के साथ डू लगाते हैं, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट वगैरह, और इंट्रोगेटिव में हम इसको पहले ले आते हैं। तो जब हमने जो डेयर है इसमें कोई नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बात करनी है किसी सेंटेंस में डेयर को यूज करते हुए, तो फिर हम उसके साथ जो है डू भी यूज कर सकते हैं और डू के बगैर भी यूज कर सकते हैं। अब डिफरेंस क्या है, जब आपने डू के बगैर यूज करना है आपने इसको डेयर को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, तो फिर जो आपका इन्फिनेटिव होगा, यानी जो वर्ब के साथ टू लगा देते हैं उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं, तो वो उसमें आपने इन्फिनेटिव का टू उड़ा देना है, बगैर टू के आप इन्फिनेटिव यूज करेंगे। और जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हुए जो आप इसमें इसके साथ डू और डू को यूज करेंगे, यानी डू को यूज करते हुए आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे और डेयर भी बीच में यूज होगा, तो फिर आप उसके साथ जो है इन्फिनेटिव पूरा यानी टू के साथ आप उसमें यूज करेंगे। एग्जांपल्स देखेंगे तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपको पता है कि जो हमारा प्रेजेंट टेंस है उसमें जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके साथ हम एस या एस का इजाफा करते हैं वर्ब के साथ, लेकिन जब आपने डेयर यूज करना है तो इसकी आपको एस वाली फॉर्म जो है नजर नहीं आएगी, डेयर्स नहीं होगा। तो चलें, ये जो बातें मैंने की हैं यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, एक दफा इसको रीड कर लेते हैं और उसके बाद हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं। Like the verb need, dear may also be used with or without do. In such a case, it is used to express negative and interrogative sentences. Definitely, आप do तभी use कर रहे हैं ना जब आपने negative और interrogative sentences को बनाना है। Moreover, as an auxiliary verb, it doesn't take s in the third person singular of present tense. ये भी मैंने आपको बताया। Similarly, in such situation when it is used with infinitive, it doesn't take to with it. ये तो जब ये infinitive में use हो रहा है और अपने साथ
डू को नहीं ले रहा तो फिर ये टू नहीं लेगा, साथ टू के बगैर यूज होगा। जैसे कि आलिया डेयर नॉट स्टैंड अगेंस्ट हिम, आलिया ने जो है उसके जो है खिलाफ खड़े होने की वो जुर्रत नहीं रखती है, जुर्रत नहीं करती। तो अब बेसिकली ये सेंटेंस का मीनिंग क्या बन रहा है, ये अगर हम डू के साथ लगाएं, इसमें डू भी यूज करें नॉट के साथ, तो फिर ये इसकी स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता देता हूँ और इसका मीनिंग भी आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं आलिया डेयर नॉट स्टैंड अगेंस्ट हिम, ये यूज हुआ है किसकी जगह पे, यूज इंस्टेड ऑफ आलिया डजंट डेयर टू स्टैंड अगेंस्ट हिम, आलिया उसके खिलाफ खड़ा होने की या उसकी मुखालफत करने की जरूरत नहीं रखती। अब यहाँ पे देखें हमने नॉट के साथ डज लगा दिया क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो डज नॉट, अब डज नॉट के साथ डेयर आया यानी डू यूज किया, तो फिर हमने स्टैंड के साथ टू लगाया। अभी इन्फिनेटिव टू वाला है, वहां ऊपर बगैर ये टू का इन्फिनेटिव था। नेक्स्ट टू सेंटेंसेस में भी बिल्कुल ऐसे ही है। नेक्स्ट देखिए हाउ डेयर यू अपोज मी, आपकी जरूरत कैसी हुई मेरी मुखालफत करने की। अब यहाँ पे हमने डेयर यूज किया, डू नहीं यूज कर ले, तो आप देख सकते हैं कि अपोज से पहले टू नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें डू यूज करेंगे, यूज, तो ये ऊपर वाला सेंटेंस किसकी जगह पे हमने यूज किया, यूज इन प्लेस ऑफ हाउ डू यू डेयर टू अपोज मी, आपकी जरूरत कैसी हुई मेरी मुखालफत करने की। मतलब एक ही बन रहा है, वहां पे हमने डू नहीं यूज किया, यहाँ पे डू यूज किया। जब डू यूज किया तो अपोज से पहले टू आ गया, वैसे नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने नीड वाले टॉपिक के अंदर स्टडी किया था। आमना डेड नॉट टू गो देयर, आमना ने वहां जाने की जरूरत नहीं की। तो अब ये पास्ट में आ गया, इसलिए डिड के डू के बजाय डिड यूज करेंगे जब हम डू वाली फॉर्म में इसमें जाएंगे। तो ये यूज इन प्लेस ऑफ आमना डिड नॉट डेयर टू गो देयर, आमना ने वहां जाने की जरूरत नहीं की। बिल्कुल सेम ऊपर वाले सेंटेंसेस की तरह कि जब वहां पे हमने डू नहीं यूज किया तो गो से पहले टू भी नहीं आ रहा, इन्फिनेटिव विदाउट टू है। लेकिन जब हमने यहाँ पे डिड यूज कर लिया, चूंकि पास्ट है तो डिड बन गया, तो हमने ये जो गो है उससे पहले टू आ गया, यानी इन्फिनेटिव विद टू आ गया। नेक्स्ट है जी when the verb there is used with do it takes an infinitive with or without to after it। अच्छा उसमें नीड में तो ये था ना कि जब वो डू के साथ आप यूज कर रहे हैं तो फिर वो टू लेगा इन्फिनेटिव के साथ, ठीक है। लेकिन इसमें आपके पास चॉइस है, यानी आप जब डू के साथ यूज कर रहे हैं तो फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस जो है इन्फिनेटिव टू के साथ आएगा, लेकिन बगैर टू के भी आप यूज कर सकते हैं। नीड में भी ये है, यानी बहुत कम है लेकिन है कि उसमें भी अगर आप डू यूज कर रहे हैं तो उसमें आप बगैर टू के इन्फिनेटिव जो है यूज कर सकते हैं। लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपने डू यूज करना है तो उसके साथ इन्फिनेटिव के साथ आपने टू भी यूज करना है। जैसे हाउ डेयर यू, हाउ डू यू डेयर टू अपोज मी, आपकी जरूरत कैसे हुई मेरी मुखालफत करने की। आमना डिडंट डेयर टू गो देयर, आमना ने वहां जाने की जरूरत नहीं की। डिड शी डेयर टू गो देयर, क्या उसने वहां जाने का हौसला किया, हिम्मत दिखाई, ठीक है, इतनी बहादुरी दिखाई कि वो जो वहां जा सके। तो किसी तरह से भी आप इसको एक्सप्लेन, इसका तर्जमा जो है वो कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जी डू लगा है, इधर भी डू लगा है, यहाँ भी डू लगा है, पास्ट टेंस है तो डिड है। तो यहाँ पे आप तीनों देखें ना, इन्फिनेटिव के साथ टू है, अपोज से पहले टू है, गो से पहले टू है, और गो से पहले फिर यहाँ पे टू है। अब ये जो मैंने बात की थी विद आर विदाउट टू, यानी आप जो है जब डू आपने यूज कर लिया इसके साथ तो आप इन्फिनेटिव के साथ टू यूज करेंगे, लेकिन बाज़ औक़ात नहीं भी करेंगे। अब बाज़ औक़ात नहीं भी करेंगे उसकी भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। आलिया डजंट डेयर टू स्टैंड अगेंस्ट हिम, आलिया ने जरूरत नहीं की उसके खिलाफ खड़ा होने की। अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे आलिया डजंट डेयर स्टैंड अगेंस्ट हिम, आलिया ने जरूरत नहीं की उसके खिलाफ खड़ा होने की, तो ये भी सही है। लेकिन बेटर ये भी सही से आप गलत नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि डू यूज हुआ है, लेकिन इसके बावजूद आपने इन्फिनेटिव के साथ टू नहीं लिया। बोथ दी सेंटेंसेस आर करेक्ट। इन सच अ केस इन्फिनेटिव विद और विदाउट टू कैन बी यूज्ड, यानी दोनों सिचुएशन में ये ठीक है। Here infinitive विदाउट टू is used in second tense sentence as compared to the above one। वही मैंने जो आपको बात की है कि यहाँ पे इन्फिनेटिव के साथ टू नहीं है, ऊपर वाले सेंटेंस के साथ, सेंटेंस के अंदर इन्फिनेटिव के साथ टू यूज हुआ। व्यूअर्स पेश खिदमत है ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब का जो हमारा टॉपिक है, उस सिलसिले में एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज जिसे हम सेल्फ टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इससे आपकी एवेल्युएशन भी हो जाती है। तो जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है कि काम हम किस तरह से कर रहे हैं, तो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। नए लोगों को थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा व्यूवर्स, अपने चैनल पे हम हर एक टॉपिक को इस तरह से पढ़ाते हैं कि जब हमारा टॉपिक ख़त्म होता है तो उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड हम एक या एक से ज़्यादा प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज जो हैं वो सॉल्व करवाते हैं। उससे
डुअल बेनिफिट स्टूडेंट्स को ये हो जाता है कि एक तो उनको प्रैक्टिस मटेरियल अवेलेबल हो जाता है और दूसरा ये उनके लिए एक सेल्फ टेस्ट होता है, उनकी सेल्फ एवेल्यूएशन हो जाती है, उनको समझ आ जाती है एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेने के बाद कि जो उन्होंने पढ़ा है उन्हें किस हद तक समझ आ गया। अगर रिजल्ट अच्छा है तो वो आगे जा सकते हैं, अगर रिजल्ट उनका पुअर आ रहा है तो इसका मतलब है उस टॉपिक को उनको मजीद समझने की ज़रूरत है। तो चूंकि अभी हम मॉडल वर्क का टॉपिक पढ़ रहे हैं, अभी हमने उसको ख़त्म किया है और उसके बाद ये प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं। तो इसमें दो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं या सेल्फ टेस्ट हैं, एक ये है, इसके बाद नेक्स्ट भी है, आपको दोनों सॉल्व करने चाहिए और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइजेज हैं ये। यानी आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको जो है वो मॉडल वर्क की समझ किस हद तक आई है। बड़े बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है और दोनों ही, इससे आगे वाली एक्सरसाइज भी। अब इनको सेल्फ टेस्ट इसीलिए कह रहे हैं कि देखें यहाँ पे ये क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे ये आंसर्स दिए गए हैं। आपने आंसर्स को छुपा लेना है, पहले नहीं देखना, स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद आपने यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उनको अपने नोटबुक के ऊपर सॉल्व करना है, फिर अपने आंसर्स को यहाँ पे दिए गए आंसर के साथ आपने मैच कर लेना, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। और इसमें अब एक्सरसाइज को सॉल्व क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ब। हमने चूंकि ये सारे मॉडल वर्ब्स अभी पढ़े हैं तो इन्हीं की मदद से हमने जो है वो इन ब्लैंक्स को फिल करना है। और ये 25 सेंटेंसेज हैं और ये रेड इंक में हर सेंटेंस के अंदर ब्रैकेट के अंदर जो है वो ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस में से आपने एक जो है करेक्ट ऑप्शन जो आप समझते हैं वो लेके आपने इसको फिल करना है ब्लैंक्स को, बाद में अपना रिजल्ट जो है वो चेक कर लेना है। इसके अलावा प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज के हवाले से कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि हमने इनको क्यों अरेंज किया है, इनको करने का फ़ायदा क्या है या क्यों ज़रूरत है हमें इसकी, या प्रैक्टिस की क्या अहमियत है लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो ये सारी बातें चूँकि हर एक्सरसाइज में रिपीट नहीं की जा सकती, तो मैंने एक एक्सरसाइज जिसके अंदर मैंने डिटेल में इन बातों पे डिस्कस की है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस एक्सरसाइज को देख रहे हैं तो उस एक्सरसाइज को यानी उस लिंक पे जाके उस एक्सरसाइज को सुनना है, उसके पीछे जो कंटेंट जो मटेरियल है एक्सरसाइज उसमें नहीं जाना, आपने जस्ट मेरी वो बातें सुननी है जिसके अंदर मैं एक्सरसाइज के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो इससे इंशाल्लाह आपका बहुत फ़ायदा होगा। तो अब मूव करते हैं जी इसके बाद नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज या जो नेक्स्ट हमारा सेल्फ टेस्ट है उसकी तरफ। व्यूअर्स, पेश खिदमत है मॉडल वर्ब्स के टॉपिक के ऊपर एक और ज़बरदस्त किस्म की प्रैक्टिस एक्सरसाइज, आप इसे सेल्फ टेस्ट भी कह सकते हैं क्योंकि इसको यूज़ करते हुए आप अपनी सेल्फ एवेल्यूएशन कर सकते हैं कि ये टॉपिक आपको किस हद तक आता है, ये इसके कॉन्सेप्ट आपको किस हद तक क्लियर हैं। हमारे जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं, तो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। नए जो व्यूवर्स हैं उनको थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा। व्यूवर्स, अपने चैनल पे हम इंग्लिश को इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि जब भी कोई टॉपिक हम कवर करते हैं तो उस टॉपिक के आखिर में उस टॉपिक से रिलेटेड एक या एक से ज़्यादा प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को हम सॉल्व करवाते हैं। उससे दो तरह के बेनिफिट्स होते हैं स्टूडेंट्स को, एक तो उनकी प्रैक्टिस हो जाती है, दूसरा जो है उनकी सेल्फ एवेल्यूएशन हो जाती है जिससे उन्हें समझ आ जाती है कि टॉपिक उन्होंने जो पढ़ा है किस हद तक वो क्लियर हो गया। अगर तो रिजल्ट अच्छा है तो आगे मूव कर जाएंगे, अगर रिजल्ट उनका पुअर आ रहा है तो इसका मतलब है उसको टॉपिक को मज़ीद समझने की ज़रूरत है, तो उस टॉपिक को दोबारा जो है समझेंगे। अभी हमने किया है जी मॉडल वर्ब जो है, इसी सिलसिले में मॉडल वर्ब का जो हमने टॉपिक कवर किया है तो उसके आखिर में दो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज दी गई हैं, या आप कह सकते हैं कि दो सेल्फ टेस्ट हैं आपके लिए। ये 2 है, इससे पहले भी एक है और ये दोनों ही एक्सरसाइजेज कमाल की एक्सरसाइजेज हैं, बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइजेज हैं। आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ। बड़ा क्लियर हो जाएगा आपको कि टॉपिक आपको ये किस हद तक क्लियर, और सारा रिपीट होता है जो हमने मॉडल वर्ब्स के हवाले से पीछे पढ़ा है, इन एक्सरसाइजेज में आके वो सारा नॉलेज आपका रिपीट हो जाता है। अब काम किस तरह से करना है, अगर इस एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें बेसिकली ये सेंटेंसेस दी हुए हैं, 15 सेंटेंसेस हैं। आपने मॉडल वर्ब्स को यूज़ करते हुए उनको रीराइट करना है, यानी थीम भी ये रहे और आपने मॉडल वर्ब यूज़ करना है। यही वाले मॉडल वर्ब जो हमने स्टडी किए हैं, यहाँ मैंने लिख भी दिए हैं और यहाँ पे ये साइड पे आंसर्स हैं, ये रीराइट किए हुए सेंटेंसेस हैं। तो करना आपने ये है कि स्क्रीनशॉट ले लेना है, इन आंसर्स को आपने छुपा लेना है, इन आंसर्स को, इन सेंटेंसेस को देख के आपने रीराइट करना है अपनी नोटबुक के ऊपर। बाद में अपने सेंटेंसेस को आपने यहाँ पे दिए गए सेंटेंसेस के साथ मैच कर लेना, ये रिजल्ट आपका आपके सामने होगा। अगर आपको मॉडल वर्ब्स के बेसिक कॉन्सेप्ट का नहीं पता कि ये क्या होते हैं, ये डिटेल में हमने इस टॉपिक को कवर किया है, तो ये एक्सरसाइज आपके किसी काम की नहीं है। तो पहले टॉपिक समझें,
फिर जो है आप एक्सरसाइजेस को सॉल्व करें। हाँ, अगर आपको नॉलेज है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर, तो इट्स ओके, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अपने आप को टेस्ट करने के लिए। टॉपिक्स की वीडियोस भी नीचे दे दी, वीडियोस के लिंक्स भी नीचे शेयर कर दिए गए हैं। जो इससे पहले वाली एक्सरसाइज है उसका लिंक भी नीचे शेयर कर दिया गया डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके उन सब चीज़ों को भी देख सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज के हवाले से कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, यानी कि ये क्यों हमने सिलसिला बनाया है एक्सरसाइजेज वाला, क्यों ज़रूरी है, प्रैक्टिस की जो है इम्पोर्टेंस क्या है लैंग्वेज को सीखने के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ज़रूर जो है समझना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि ये एक्सरसाइजेज चलती रहनी है, बार बार रिपीट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मैंने पीछे एक जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज थी जिसके अंदर मैंने सारी ये बातें डिटेल के अंदर डिस्कस की हैं, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया गया उस वीडियो का। तो आप वहाँ पे जाके उसको भी देख लें अगर आप इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को पहली दफ़ा सॉल्व कर रहे हैं। उससे आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा, आपका टाइम इंशाल्लाह ज़ाया नहीं होगा। जो 2-4 मिनट आप लगाएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं है, मैक्सिमम 5 मिनट तक हो जाएगी वीडियो। उसमें आपने जो बैकग्राउंड में टॉपिक चल रहा है उसमें नहीं जाना। जो बातें मैं एक्सरसाइज के हवाले से टेक्निकलिटीज़ जो डिस्कस कर रहा हूँ, जस्ट आपने वो सुननी है।